वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीपीएम एंड पर्ट। तो ये हमारे अंडर आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल में। और आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि मैं एक क्रैश कोर्स टाइप वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक पूरी बुक होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल। वो आपको सिर्फ अंडर 2 घंटे में आपको मैं पूरी समझा दूंगा, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। और कौन सी मैंने बुक प्रेफर करी है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो देखो सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं, फिर हम मेन कंटेंट पर आते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। देखो प्रोजेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ जॉब्स, एक्टिविटीज, फंक्शंस और टास्क दैट आर रिलेटेड वन टू द अदर इन सम मैनर एंड ऑल ऑफ दिस शुड बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इन्होंने यही कहा कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है कि जॉब्स, एक्टिविटीज, फंक्शन और टास्क से सब रिलेटेड होता है और सारे एक दूसरे साथ इंटरकनेक्टेड होता है, जो कि हमारे एक ऑर्डर में होना चाहिए जिससे हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो प्लानिंग क्या होता है। देखो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ऑफ प्रोजेक्ट, listing of tasks or jobs that must be performed, determining gross requirements for material, equipment and manpower, and preparing estimates of cost and duration for the various jobs और एक्टिविटीज टू ब्रिंग अबाउट द सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखो ये जो हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल होता है ना, सीपीएम और पर्ट, ये जरूरी नहीं आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, आप और में भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा आपको कंटेंट मेरा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड रहेगा। लेकिन ये चीजें आप कोई और भी पढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल आप सिविल इंजीनियर नहीं हो फिर भी आप पढ़ सकते हो। देखो इन्होंने कहा कि प्लानिंग जो चीजें है ना परफॉर्म, देखो लिस्टिंग ऑफ टास्क और जॉब्स ये भी हम कवर करेंगे इसमें, डिटरमाइनिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल्स भी हम करेंगे। ठीक है, इसमें मैन पावर सब करेंगे, प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट एंड ड्यूरेशन भी हम करेंगे कि क्या कितना पैसा लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो हम सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, देखो टाइम लाइन पे मैंने सारे दिए हुए हैं आपको, कोई भी आप देख सकते हो टॉपिक उठा के। देखो टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो ज्यादा हम थ्योरी पे कवर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि थ्योरी तो यार सारा आप बुक से देख सकते हैं, क्रैश कोर्स टाइप है। तो आपको मैं सिंपल सीधा सीधा बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, और जो आपकी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी होंगी वो हल्की फुल्की लिखी होंगी, बाकी आप सिर्फ सुनना। ठीक है, सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देखोगे तो देख के तो मैंने ज्यादा डाला ही नहीं कि लिखने वाला। ठीक है, बुक मैंने आपको नीचे मेंशन कर दी है, उसका आपको नाम भी मिल जाएगा और आपको उसका अमेजॉन लिंक भी मिल जाएगा अगर आपको बाय करनी है। तो देखो टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, देखो बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट या फिर नेटवर्क डायग्राम। तो देखो नेटवर्क डायग्राम जो है ना वो इनसे बना है, तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम इनसे क्यों बना। तो देखो आता है बार चार्ट। बार चार्ट रिप्रेजेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल शोन ऑन वन एक्सिस एंड टाइम ड्यूरेशन ऑन द अदर एक्सिस। देखो इन्होंने कहा है कि बार चार्ट हमारा ना 2D रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करता है। देखो एक तरफ हमारा टाइम होता है, एक तरफ हमारा क्या होता है, एक्टिविटीज होता है। कैसे, देखो कॉल कोटेशन फॉर लेथ। ठीक है, लेथ मशीन होती है, देखो मशीन 2 दिन में हमारी कोटेशन होगी, ऑर्डर लेथ होएगा। तो इससे हमें पता चलता है 2 से 3 हफ्तों में हमारी क्या होगी, ऑर्डर लेट होगी। ठीक है, मशीन आ जाएगी, ठीक है, डिलीवर हो जाएगी 3 से 6 हफ्तों में। तो ऐसे हमारे बार चार्ट में ऐसे पता चलता है ये सारी चीजें, ठीक है, ऐसे हम मेंशन करते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट प्लान ऐसे ही होता है। देखो अब आते हैं, देखो सीधा एग्जांपल पे चलता है, क्योंकि इससे यार इसमें कोई थ्योरी तो है ही नहीं ज्यादा। ठीक है ना, थ्योरी आप बुक में देख सकते हो, तो मैं तो आपको सिंपल सीधा कराऊंगा और इसी से हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी पर्ट और सीपीएम के लिए भी। देखो द एक्टिविटी ब्रेकडाउन फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट इज अंडर। देखो एक्टिविटी 7 एक्टिविटीज हो रही है, उनकी ड्यूरेशन के 1 2 4 3 1 2 4। ठीक है, आपके ऐसे सारे ड्यूरेशन दिए है कि एक टाइम लग रहा है। ठीक है, ये एक हफ्ता भी ले सकते हो आप, इसको एक दिन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 2 का देखो 2 ड्यूरेशन, 3 का 4, 4 का 3, तो ऐसे आपको दिया है। तो देखो अब इन्होंने नीचे आपको क्राइटेरिया भी दे दिया, तो आपको कैसे कैसे दिखानी है। तो देखो हम बार चार्ट में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा कि एक्टिविटी 2 एंड 3 कैन बी डन कॉन्करेंटली एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी 1 होगी। तो देखो ये वीक्स में दिया हुआ ड्यूरेशन, तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी 1 होगी। तो ये हमारी 1 एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो 1 एक्टिविटी है वो देखो सबसे पहले एक दिन में होगी। देखो ड्यूरेशन एक दिन में है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्टिविटी 2 एंड 3 कैन बी डन कॉन्करेंटली। तो दोनों 2 एंड 3 दोनों एक साथ हो सकती है, लेकिन उनको पहले 1 के बाद शुरू होना है। ठीक है, तो 1 के बाद शुरू होंगे। देखो 1 जैसे खत्म हुआ तो 2 और 3 हमारी शुरू हो गई। और 2 हमारी देखो यहाँ पे कितनी ड्यूरेशन के लिए, 2 के लिए और 2 हफ्तों के लिए, और 3 हमारी यहाँ पे कितने 4 हफ्तों के लिए। तो अब उन्होंने कहा है कि एक्टिविटी 2 मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी 4। ठीक है, तो जो हमारी 4 जो हमारी 2 के बाद शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी 4 है वो हमारी 2 के बाद शुरू होनी चाहिए। देखो 2 के बाद हमारी यहाँ पे 4 शुरू हुई है। ठीक है, आपको आराम से दिख रहा है ना बार चार्ट में इजीली। देखो अब इन्होंने कहा एक्टिविटी 5 कैन बिगिन अंटिल बोथ एक्टिविटी 2 एंड 3 आर कंप्लीट। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी 5 है वो हमारी 2 और 3 कंप्लीट होने के नहीं होती तो उसके नहीं शुरू हो सकती वो। ठीक है ना, कि मतलब कि हमारी एक्टिविटी 2 और 3 कंप्लीट होनी चाहिए फिर ही वो शुरू होगी। मतलब ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ कि 2 और 3 कंप्लीट होगी फिर ही हमारी 5th शुरू होगी। ठीक है, तो मतलब जैसे 2 भी खत्म हो गई, 3 भी खत्म हो गई, यहाँ से हमारी 5th शुरू हो गई। और 5th कितने हफ्तों के लिए, सिर्फ 1 हफ्तों के लिए। तो ये छोटा सा डब्बा ऐसे बन गया।
ठीक है, ये आपकी चीज होगी। तो अब देखो, अब इसके बाद आता है एक्टिविटी 6 कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एक्टिविटी 4 and 5 आर कंप्लीट। तो वैसे सेम है कि अगर 4 और 5 कंप्लीट होती है तो अब आपकी 6 शुरू होगी, 4 और 5 शुरू हुई तो आपकी 6 शुरू होगी, 6th एक्टिविटी शुरू होगी। और क्या, एक्टिविटी 7 इज द लास्ट विच कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 5। तो ये 5 पे डिपेंड करते हो, तो आपकी सिर्फ 5 कंप्लीट होते सारी, 5th वाली कंप्लीट आप एक्टिविटी 7 शुरू कर सकते हो। और कितने दिनों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, ये सॉरी 4 हफ्तों के लिए। तो यहाँ से आपका ये पूरा आपका ऐसे बन गया पूरा बार चार्ट आपका प्रोजेक्ट का बताने का। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट हो गया। एक्टिविटी आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मशीन वगैरह करी है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने कोटेशन फाइल करी, ठीक है, प्रोजेक्ट का आपने ईएमडी भरी, वो सारा टेंडर डाला, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये देखो अब आता है लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट। देखो थ्योरी तो हम ज्यादा कवर कर ही नहीं, तो इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखे, समझा मैं देता हूँ। देखो इन्होंने कहा कि सबसे पहले आता है लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स, कि बार चार्ट क्यों बंद हुआ। ठीक है, वो चीज बता रहा हूँ। देखो लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, देखो डिटेल लगाने में मुश्किल है। देखो अब या तो ए बी सी, देखो 3 में तो आप आराम से बता सकते हो, लेकिन देखो जब आप इतने बड़े में काम कर रहे हो, जैसे एक्टिविटी 1 से लेके 15 16 को और भी होंगी, देखो उस पर आपको कितना मुश्किल हो जाएगा इस बार चार्ट में देखना। ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी शीटें बन जाएंगी। तो देखो सबसे पहले तो लिमिटेशन यही हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट डिटेल। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स के आप रिव्यू नहीं कर पाते। बेस्ट एक मेथड होता है कि आप इसको ना ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, कि ऐसे ऐसे इसको ना रंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, या फिर ऐसे लाइन बना सकते हैं जैसे आधा ही हुआ है। लेकिन वो भी कहाँ तक होएगा, देखो अगर आप इसमें आओगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट डिटेल्स कभी कोई कम हुआ है, कभी कहीं 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 से शुरू हुआ है, तो वो सारा बार चार्ट में दिखाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आता है देखो एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। देखो ये तो एक्टिविटी दिखाना भी मुश्किल हो जाता है ना इसमें। देखो अब मैं समझे एग्जीक्यूट है, ठीक है, अब ले एंड जॉइंट पाइप्स है, ठीक है, तो अब क्या पता है कि यार ले और जॉइंट पॉइंट ये तो पूरा यहाँ पे इन्होंने कह दिया, तो यहाँ तक अब कितनी एक्टिविटी हुई होगी जो कि हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो ये हमें बार चार्ट नहीं बता पाता। ठीक है, और ये सारी चीजें आगे कौन बताता है, हमारा नेटवर्क डायग्राम बताता है, वो भी हम देखेंगे। एक्टिविटी इंटरनेशनल और टाइम अनसर्टेनिटी तो पता ही नहीं है, टाइम हम इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, अगर देखो ये वाली एक्टिविटी लेट होगी, समझो ये वाली एक्टिविटी लेट होगी, तो अब ये भी लेट हो जाएगी फिर थोड़ी सी, फिर ये भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो कैसे करोगे इतना बड़ा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारा ये हमारे 4 लिमिटेशंस है जो कि हमारे बार चार्ट को बंद करवाते हैं कि आप यार प्रोजेक्ट इस बेसिस पे मत करो। तो देखो अब उसके बाद आता है माइलस्टोन चार्ट। तो यही क्या होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बार चार्ट है। ठीक है, और माइलस्टोन चार्ट से आपका एक नेटवर्क डायग्राम बनेगा आगे, वो हम करेंगे। तो माइलस्टोन चार्ट इज अ मॉडिफाइड मेड मॉडिफिकेशन मेड इन बार चार्ट। तो ये हमारा बार चार्ट है, वहां से हमारा ये बन गया हमारा माइलस्टोन चार्ट। देखो while the bar chart represent the activities but a milestone chart represent the events which mark either the beginning or the end of an activity। देखो ये सिंपल एक्टिविटी बताते हैं, लेकिन अब इवेंट्स भी आ गए। देखो अब देखो एक्टिविटी यहाँ पे हम कह देंगे सिर्फ बी थी, एक्टिविटी बी, लेकिन अब इसमें इवेंट देखो 3 4 5, तो वही आ गया ना जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। देखो एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप कुछ नहीं था। ठीक है, कि आपको पता ही नहीं था कि यार यहाँ पे कितना क्या हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या शुरू होगा। ठीक है, तो वही चीज आपकी यहाँ पे इसमें हो जाएगी, जो हमारी दिक्कत ही रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मतलब कम हो जाएगी दिक्कत। तो 3 4 5 ऐसे आ गए, 6 7 ये एक्टिविटी तो एक ही है, उसमें इवेंट्स आ गए। ठीक है, अब देखो इन माइलस्टोन चार्ट द बार ऑफ द बार चार्ट आर ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ पीसेस सच ईच वन ऑफ विच रिप्रेजेंट द मेजर इवेंट। तो ये सारे ऐसे पीस में ब्रोकन हो गए, तो सारे हमें इवेंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो माइलस्टोन चार्ट से हमारा बनता है हमारा नेटवर्क डायग्राम, तो वो अभी हम देखते हैं आगे। तो देखो अब हम करते हैं सबसे मेन पार्ट इस चैप्टर का, क्या था पर्ट नेटवर्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पर्ट नेटवर्क क्या क्या होता है, या फिर आप सिंपल नेटवर्क बोल सकते हो इसे, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो पर्ट की ये फुल फॉर्म होती है, पर्ट कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बस एक शॉर्ट फॉर्म है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक का, इन विच सिस्टम नेटवर्क डायग्राम कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स। तो इसमें अब इवेंट्स आए थे। देखो जैसे कि आपने पढ़ा था माइलस्टोन चार्ट इस तरह का होता है। ठीक है, अब देखो माइलस्टोन चार्ट में देखो ऐसे इवेंट्स आ गए, देखो 1 2 3 4 5। अब ये इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि हमने एक मशीन ली, तो ये इवेंट 1 है कि हमने ऑर्डर मशीन करी। इवेंट 2 आपका हो सकता है कि रिसीव्ड हो गया, 3 आपका इंस्टॉल हो सकता है, 4th आपका वर्किंग हो सकता है। तो ये ऐसे इवेंट्स ऐसे हम बता देते हैं। तो देखो नेक्स्ट, इन दिस सिस्टम यूज इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम। तो इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम लेते हैं विद सक्सेसिव इवेंट्स आर जॉइंटेड बाय एरोस। तो जो सक्सेसिव इवेंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं इस नेटवर्क में, देखो 1 से 2 आपने एरो से जोड़ दिया। ठीक है, अब 2 से अब आप देखो 1 से 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो आप 2 से अब देखो 5 पे भी आ सकते हैं, 3 से 2 पे भी जा सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स को हम जोड़ते हैं किसे, एरो से जोड़ते हैं। अब ये एरोस क्या होती है, एक्टिविटीज होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, एलिमेंट्स होते हैं इसके। देखो पर्ट सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर दोज प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस व्हिच आर नॉन रिपीटेटिव नेचर। तो जो कि बार बार रिपीट नहीं होते। ठीक है, पर्ट में वो हमारे यूज होते हैं, जो सीपीएम में होते हैं उसमें हमारे रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फॉर दोज प्रोजेक्ट्स इन विच प्रिसाइज टाइम डिटर्मिनेशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेड। तो इसमें हम ना प्रिसाइज टाइम डिटर्मिनेशन नहीं दे सकते। अब देखो इसमें हमने कह तो दिया कि चलो इसने हम माइलस्टोन से एक बार हम पर्ट ये नेटवर्क पे हम गए हैं कि हमने कह दिया कि ये 2 दिन में होगी, 1 से 2
सॉरी हमारी 1 से 2 जो हमारा इवेंट आएगा उसमें हम कहते हैं कि हमारी 2 हफ्तों में होगी, दिन में नहीं 2 हफ्तों में होगी। तो लेकिन ये तो हमने ऐसे माइलस्टोन से देख दिया, लेकिन अगर आप सिंपल अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो एक इवेंट पर नेटवर्क पर तो आप प्रिसाइजली टाइम नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो हम आगे देखते हैं कि करके हम पढ़ेंगे कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। देखो अब एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, तो 2 ही एलिमेंट्स होते हैं इसमें, क्या होते हैं इवेंट्स और एक्टिविटी। अब देखो इवेंट्स क्या होते हैं, द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एन इवेंट। More specifically, an event is a specific definable accomplishment in a project plan recognizable at a particular instant of time। तो देखो इवेंट्स क्या होते हैं, देखो अब मैं कहता हूँ कि जैसे हमने अभी पढ़ा था उसमें अपने बार चार्ट में, देखो अब मैं कहता हूँ कि हमने एक मशीन लेनी है, ठीक है। हम मशीन के लिए कहते हैं कि हमने कोटेशन फाइल करी, ठीक है, कोटेशन हमने दी, तो देखो इवेंट 1 हो गया हमारा कि हमने कोटेशन दी, ठीक है। अब कोटेशन दी, अब हम कहते हैं कि यार अब हमने कोटेशन दी तो अब हमने जो भी रेट डाला अब हम ऑर्डर करेंगे, तो वो हमारा हो गया इवेंट 2। ठीक है, सर्कल में होता है, देखो आपके इवेंट्स का अगर मैं बताऊं आपको, आप सर्कल में भी दिखा सकते हो, रेक्टेंगल में भी दिखा सकते हो, या फिर ऐसे ओवल सी शेप में भी दिखा सकते हो, वो आप पर होता है। ठीक है, वैसे मोस्टली आपका सर्कल चलता है तो हम सर्कल दिखा रहे हैं। देखो ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया। अब मैं कहता हूँ कि हमने ऑर्डर दे दी, अब मैं कहता हूँ कि हमने रिसीव कर ली, थर्ड इवेंट हमारा हो गया रिसीव का। ठीक है, अब हम कहते हैं रिसीव भी कर ली तो हम कहते हैं अब यूसेज भी तो हम करेंगे। अब हम कहते हैं कि फोर्थ इवेंट हमारा हो गया इंस्टॉल, और सो ऑन के आगे हम बहुत चीजें हम कर सकते हैं मशीन से। ठीक है, अब देखो अब ये तो हमारे इवेंट्स हो गए 1 2 3 4 हमारी ऐसे इवेंट्स हो गए। अब हम कहते हैं कि एक्टिविटी क्या होता है, देखो अब एक्टिविटीज आर दोस ऑपरेशंस और जॉब्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान विच टेक टाइम टू कैरी आउट एंड ऑन विच रिसोर्सेज आर एक्सपेंडेड। तो वो ये कि उस पे हमें पता चलता है कि हमारे क्या क्या रिसोर्सेज हुए हैं, मतलब क्या क्या काम हुआ है, और यही बताता है कि हमारे टाइम कितना लगा। देखो अब मैं कहूँ कि ये हमारे कोटेशन दिया, तो ये तो हमारा एक इवेंट हो गया, कोटेशन दे दिया, अब इसमें क्या टाइम लगेगा, है ना। अब आप कहते हैं हम ऑर्डर देने वाले हैं, तो ऑर्डर देने वाले हैं तो उसमें भी क्या टाइम लगेगा। अब देखो जो ये वाला जो एरो लगेगा ना, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। देखो अब एक्टिविटी अब कह दिया, अब देखो क्या हमने रेट डाला, ठीक है, क्या हमने रेट डाला, कितना हमने टाइम लिया कोटेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करे, वो सारे अब इस ये एक्टिविटी बताएगी। एक्टिविटी कौन सी होती है, या तो 1/2 आप ऐसे लिख सकते हो एक्टिविटी, ठीक है, या फिर सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ पे ए लिख सकते हो, या फिर जो नाम होता है जैसे हमने रेट लिख दिया, रेट डिटर्मिनेशन होगी, तो कुछ भी हो गया। तो ऐसे आप 3 तरह के आप ऐसे एक्टिविटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इवेंट्स को ऐसे कर सकते हैं, तो वैसे एक्टिविटी होगी 1, 2 डाल सकते हो या फिर ए डाल सकते हो। तो देखो अब हमने रेट का देख लिया, अब मैं कहता हूँ कि हमने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ऑर्डर के बाद आपके पास रिसीव होगी, ठीक है, अब आपके पास पहुंच गई। ठीक है, अब जो डिलीवरी हुई यहाँ पे, अब डिलीवरी आएगी ना, डिलीवरी ऑफ मशीन आ जाएगी, डिलीवरी ऑफ लेथ मशीन जो भी कहते हो, तो आप वो एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी, या फिर 2.3 हो जाएगी, या फिर आप इसको बी भी नेम कर सकते हो। तो ऐसे आप एक्टिविटी लिख सकते हो, ऐसे 3 होते हैं रूल्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यार 3 पे हमारे पास मशीन आ गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अब 4th पे हमने क्या बोला था कि इंस्टॉल कर दिया हमने। ठीक है, अब इंस्टॉल कर दी यूसेज के लिए। तो देखो अब जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी क्या बनेगी कि यार हम कहाँ पे लेके गए मशीन, ठीक है, इंस्टॉलिंग ऑफ मशीन आ जाएगी, बस यहाँ पे आपका इंस्टॉलिंग ऑफ मशीन आ जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलिंग ऑफ मशीन आ जाएगी। एक्टिविटी आपकी कौन सी हो जाएगी 3,4 या फिर आपकी सी। तो ऐसे हम एक नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इवेंट्स और एक्टिविटीज पर। आप देख सकते हैं कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 ऐसे जाते हैं। तो ये हमारे गोले में जो हमारे सर्कल में होते हैं वो हमारे इवेंट्स हो गए, और जो एरोज होती है वो हमारी एक्टिविटीज होगी। देखो आगे हम बढ़ते हैं, हल्के हल्के करते जाएंगे सारा कुछ। देखो एक क्रैश कोर्स है तो इसमें फटाफट भी करेंगे, लेकिन सारा कुछ कवर भी करेंगे। देखो अब हम आते हैं इवेंट्स पर। तो देखो इवेंट्स 3 तरह के होते हैं, देखो कैसे कैसे, एक टेल इवेंट, हेड इवेंट और ड्यूल रोल इवेंट। तो देखो टेल इवेंट क्या होता है, देखो द बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज मार्क्ड बाय टेल इवेंट। अब बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, देखो बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी क्या होगी, ये वाली एक्टिविटी होगी, अब इसकी बिगनिंग होगी, तो मतलब ये एक तरह का टेल इवेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बना के दिखाऊं तो देखो ये ऐसे एक 1 हो गया, देखो ये हमारा टेल इवेंट हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे टेल इवेंट हो गया। इफ अ पर्टिकुलर टेल इवेंट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इट इज नोन एज इनिशियल इवेंट। तो देखो अब 1 कर दिया, 1 का मतलब ये सबसे पहला इवेंट हो गया, तो मतलब ये हमारा इनिशियल इवेंट हो गया। ठीक है, तो ये हम ऐसे आई यहाँ पे ई डाल देते हैं, पूरा नहीं लिखते, एक बार इनिशियल इवेंट हो गया। अब देखो मैं कहता हूँ कि 10 है, देखो ऐसे एक 10 है, ठीक है, 10 नंबर वाला इवेंट है। अब मैं कहता हूँ उसमें से एक ऐसे निकली और एक 2 एक्टिविटीज हमारी निकले, तो हम इसको क्या बोल देंगे, टेल इवेंट बोल देंगे। वैसे अब इसको हम टेल इवेंट बोल देंगे, इसको इनिशियल इवेंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग से शुरू हुई है। ये आप देखो नेक्स्ट आता है हेड इवेंट। द एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी इज मार्क्ड एज हेड इवेंट। तो एंडिंग पॉइंट देखो, ये तो स्टार्टिंग पे हमारे यूज होगा, एंड पॉइंट पे जैसे एक ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब देखो अब ये 10 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हेड इवेंट हो जाएगा। अब देखो अब सेम ऐसी अगर समझो यहाँ पे हमारे एन आ गया, मतलब लास्ट इवेंट है। अब लास्ट इवेंट कुछ भी हो सकता है नंबर, और यहाँ पे हमारे ऐसे एंड होगी, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, एंड इवेंट बोल देते हैं। देखो रिप्रेजेंट द
कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट इज नो एज फाइनल इवेंट और एंड इवेंट। तो फाइनल इवेंट या फिर एंड इवेंट हम इसे बोल देते हैं। तो हम कहते हैं कि ड्यूल रोल इवेंट क्या होता है। अब ड्यूल रोल होता है जिसमें दोनों चीजें आती है। कैसे? अब जैसे 10 नंबर है, ठीक है, ये आपका 10 है, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि आपको देखो यहाँ से एक ऐसे आई तो ये आपका क्या हो गया, हेड इवेंट हो गया, और यहाँ से एक एक्टिविटी ऐसे गई तो आपका टेल इवेंट हो गया। तो हम इसको पूरे को इसको क्या बोल सकते हैं, हम ड्यूल रोल इवेंट। तो ये ऐसे इवेंट्स हमारे 3 तरह के हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब आते हैं कि इनमें रिलेशनशिप कैसे होता है। देखो एक होते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, कैसे होता है देखो सक्सेसर इवेंट और प्रीडिसेसर इवेंट। देखो अब ये क्या चीजें होती है, देखो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा नेटवर्क, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो अब हमने बना लिया अपना एक नेटवर्क, अब समझाता हूँ। देखो सक्सेसर इवेंट और प्रीडिसेसर इवेंट हमारे क्या होता है। देखो सक्सेसर इवेंट क्या होता है, देखो द इवेंट दैट फॉलोज अनदर इवेंट इज कॉल्ड सक्सेसर इवेंट। तो मतलब जैसे अगर हम 1 का बोले तो हम इसका सक्सेसर इवेंट क्या होता है, 2 हो जाता है। ये 2 के साथ 3 भी हो जाएगी, 2 को फॉलो 3 कर रहा है, और 3 हमारा कैसे 1 से आएगा, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से हमारा 5, और 2 से यहीं पे 4 भी आ जाएगा और 5 भी। तो मतलब अगर मैं कहूंगी एक सक्सेसर इवेंट आप 1 का बताओ, 1 इवेंट का बताओ, तो आपके क्या इवेंट्स आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता चल गया सक्सेसर इवेंट क्या होता है। अब हम कहते हैं कि the event immediately follows another event without any intervening ones is called immediate successor event। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। immediate successor event क्या होता है, जिसमें आपका बस जस्ट नेक्स्ट 2 है। जैसे समझो 1 से अब आप कहते हो कि हमें सक्सेसर इवेंट ऑफ 1 चाहिए, 1 इवेंट का चाहिए, तो इसका इमीडिएट सक्सेसर क्या होता है, सिर्फ 2 होएगा, ठीक है। 3, 4, 5 कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में देखो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो 3 के बीच में 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 के बीच में 2 आ जाएगा, 5 के बीच में इतना कुछ आ जाएगा, ये 2, 3, 4 आ जाएंगे, तो वो नहीं माने जाते, ठीक है। वो हमारे सिंपल सक्सेसर इवेंट मान लेंगे। जो हमारे इमीडिएट होते हैं वो हमारा 2 ही माना जाएगा सिंपल, क्योंकि इससे शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हुआ, ये तो 2 माना जाएगा। अब ये हमारे सक्सेसर इवेंट्स हो गए, ऐसे आप हो गए। और देखो अब आते हैं प्रीडिसेसर इवेंट में। प्रीडिसेसर इवेंट में क्या होता है, देखो द इवेंट दैट अकर्स बिफोर अनदर इवेंट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर इवेंट। इसका देखो क्या मतलब हुआ, अब मैं कहता हूँ 2 पे आते हैं। 2 इवेंट का प्रीडिसेसर क्या होगा, देखो इवेंट दैट अकर्स बिफोर। अब इससे पहले कौन सा हुआ है, 1 हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आप 1 लिख दोगे। अगर मैं कहता हूँ कि आप 2 का बता दो, प्रीडिसेसर इवेंट 1 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ आप 3 का बता दो, देखो 3 का बताओगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2 और 1, ठीक है। 3 का आएगा 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम कहते हैं कि दैट इवेंट दैट इमीडिएटली कम बिफोर अनदर इवेंट इज कॉल्ड इमीडिएट प्रीडिसेसर इवेंट। तो अब जैसे इमीडिएट में था, जैसे सॉरी सक्सेसर में था, वैसे हमारा प्रीडिसेसर में भी आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि आपको 2 का बता, सॉरी 3 का बताओ। अब मैं कहता हूँ कि आप 3 का इमीडिएट प्रीडिसेसर इवेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल 2 बोलोगे, ठीक है, सिंपल 2 बोलोगे। अब ये नहीं बोलोगे आपका 1 भी आएगा, तो 1 आ गया तो वो सिंपल प्रीडिसेसर हो गया, लेकिन इमीडिएट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कहते हैं 5 का बताओ, देखो 5 के क्या हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएंगे। देखो 3 से सीधा 5 पर आ रही है और 4 पे सीधा 5 पर एक्टिविटी है, एरो आ रहा है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इमीडिएट होएगा वो हमारे 3 और 4 आएगा। देखो ये हमें आगे बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं ये चीजें क्या होती है, ठीक है। अब देखो अब आते हैं हम एक्टिविटीज पर। देखो एक्टिविटीज हम पढ़ चुके, क्या होता है अब एक्टिविटीज में देख लेते हैं। देखो एक पैरेलल एक्टिविटीज होती है और एक सीरियल एक्टिविटीज। जैसे इवेंट होते हैं ना हमारे, हेड इवेंट हो गया, टेल इवेंट हो गया, ड्यूल रोल हो गया, और वैसे हमारे पैरेलल एक्टिविटीज और सीरियल एक्टिविटीज होती है। देखो पैरेलल एक्टिविटीज कौन सी होती है, देखो दोज एक्टिविटीज व्हिच कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल एक्टिविटीज। कैसे, जैसे अब मैं कहता हूँ कि जैसे एक 10 इवेंट है, ठीक है, 10 इवेंट है। अब यहाँ से एक हमारे जा रहा है 11 इवेंट और एक हमारी जाता है 12 इवेंट, ठीक है। अब ऐसे जा रहा है, तो अब एक्टिविटीज में कहते हैं ए 10 से 11 में हमारी ए एक्टिविटी हो रही है, बी हो रही है हमारी 10 से 12 में, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये दोनों ना पैरेलल है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रही है, कॉन्करेंटली चल रही है, ठीक है ना। मतलब ये ए और बी एक ही टाइम पे भी रन कर सकती है, शायद बी ज्यादा टाइम पे भी हो सकती है, पर शुरू वो एक ही टाइम पे हो रही है, ठीक है। ए और बी आप ऐसे कह सकते हो कि ये हमारी पैरेलल एक्टिविटीज है। अब आता है हमारे सीरियल एक्टिविटीज। अब सीरियल एक्टिविटीज देखो क्या कहते हैं हमारे कि दोज एक्टिविटीज which are to be performed one after the other, these activities are dependent on each other। तो ये डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ये वाली जो हमारी होती है, देखो यहाँ पे लिखो ना इंडिपेंडेंट। तो सीरियल एक्टिविटीज क्या होगी, जैसे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ से आई हमारी 11 और यहाँ से हमारा आया 12, ठीक है। अब हम इसको अगर बोलेंगे तो देखो ये हमारा ए है और ये हमारा बी, इसी को हमने यहाँ पे करा, लेकिन ये हमारे सीरियल हो गया, क्योंकि यहाँ देखो बी ए पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और एक 1 आफ्टर द अनदर है, देखो 1 आफ्टर द अदर है, तो देखो 10 से 11 पे ए आई और 11 से 12 पे सीधा बी आ गई। देखो ये हमारी पैरेलल एक्टिविटीज होगी और फिर ये हमारी सीरियल एक्टिविटीज होगी। देखो अब सेम सक्सेसर एक्टिविटीज और प्रीडिसेसर एक्टिविटीज भी होते हैं, जैसे सेम हमने इसमें पढ़ा था ना, वैसे ही इसमें होता है। अब देखो अब मैं कहता हूँ 1 2, ये हमारी एक्टिविटी ऐसे 1 2 होगी, ये हमारी 2 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी 3 4 हो जाएगी, ये 3 4, ये 3 5, ये ज्यादा टाइम नहीं हम इस पे लगाएंगे, आपको समझ आ गया होगा, 4 5 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी ऐसे
4-5 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि देखो अब इसमें आता है, देखो सक्सेसर एक्टिविटी वही होते हैं, दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एक्टिविटी आर कॉल्ड सक्सेसर एक्टिविटी। तो वही है कि जो उस पे हो जाती है, देखो सक्सेसर क्या हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि 1-2, अब इसका निकालो एक्टिविटी 1-2 का सक्सेसर, तो इसके 2-3 हो जाएगा, 3-5 हो जाएगा, 3-4, 4-5 ऐसे हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ इमीडिएट निकालो। ठीक है, इसमें भी देखो इमीडिएट लिखा हुआ है, those activities which immediately follows another activity are called immediate successor activities। ठीक है ना, तो immediate इसमें भी होता है। तो immediate देखो 1-2 का क्या आएगा, ठीक है 2-3 और 3-4, सिर्फ ये आएंगे। ठीक है ना, 1-2 का क्या आएगा, देखो 2-3 और 3-4, बस ये इमीडिएट आएंगे क्योंकि इसके बाद सिर्फ यही हुआ है। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद आता है हमारे, देखो प्रीडिसेसर में आ जाएंगे हम। प्रीडिसेसर एक्टिविटीज में देखो क्या आता है, वही जो हमने इसमें पढ़ा था। अब मैं कहता हूँ प्रीडिसेसर ऑफ, आप निकालो 3-5 का, तो 3-5 का एक्टिविटी क्या आएगा, 2-3 और 1-2। ठीक है, 2-3, ये 3-5 का क्या आएगा, 2-3 और 1-2। ठीक है, प्रीडिसेसर जो हमारे पिछली हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे अकर हो चुके हैं पहले। और अब जब इमीडिएट की बात करेंगे तो इमीडिएट की बात क्या आएगी, सिर्फ 2-3 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ ये जुड़ता है। ठीक है, 2-3 अब इसके साथ ही रहेगा, तो ये हमारा प्रीडिसेसर हो गया। ठीक है, इमीडिएट प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो गया, इवेंट नहीं एक्टिविटीज में आ गया। ठीक है, अब ऐसे आपको समझ आ गया ना अच्छे से, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, वहां पे कर दिया आपको समझे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है डमी। देखो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हम डमी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेटवर्क बनाते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। देखो अब आता है हमारे डमी। अब डमी क्या होता है, देखो डमी इज ए टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द नेटवर्क which neither requires any time nor any resources but is used to identify the dependency between the activities। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंसी बिटवीन द एक्टिविटीज क्या आएगा, अ डमी रिप्रेजेंटेड बाय डैश एरोस। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो दो सेट्स लेता है, देखो सेट 1 हमारे में क्या आएगा, देखो एक एक्टिविटी ऐसे जा रही है और एक 2 ऐसे। ठीक है, एक इवेंट ऐसे, एक 2 ऐसे इवेंट और एक 3। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब मैं कहता हूँ कि हमारी एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, अभी ऐसे हो गया। अब देखो ये सीरियली जा रही है। ठीक है, सीरियली हमारे सीरियल में जा रही है, सीरियल एक्टिविटीज है। अब मैं कहता हूँ कि सेट 2 में हमारा क्या, देखो 4 इवेंट है, 5 और ये हमारे ऐसे 6 आ गया। ठीक है, ऐसे 4, 5, 6 आ गया। अब मैं कहता हूँ ये सी और डी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार अब ए बी सी डी को अब आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखो ए आपका समझो, आप डिलीवरी ऑफ मशीन ले लो, जैसे हमने पहले समझा था। तो अब बी हम कहते हैं कि इंस्टॉल कर दी हमने मशीन। ठीक है, अब हम सी में कहते हैं, सेट 2 में हम सी पे कहते हैं कि हमने यार इंस्टॉल तो कर दी, अब हमारा काम हो गया होगा, तो हम कहते हैं कि अब इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमने रिमूव कर दी और डी हमारी एक्टिविटी क्या है, डिस्पोज करने वाली। ठीक है, अब देखो अब ये तो सारी आपको चीजें पता चल गई। अब इसमें क्या पता चलता है, देखो ए और बी हमारी क्या है, हमारी सीरियल है, मतलब कि बी हमारी ए पे डिपेंड करती है, डी हमारी सी पे डिपेंड करती है, और हमारी ये सारी कॉन्करेंटली चल रही है। तो अब देखो हम कहते हैं कि हमें पता चला, प्रैक्टिकल करने से हमें ये चीज थोड़ी सी पता चली, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन हम ले लेते हैं, कभी हम कह देते हैं कि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ले लो, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी डी है ना, वो हमारा ए एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारी डी एक्टिविटी वो ए पे डिपेंड करते हैं। लेकिन देखो इसमें इवेंट तो अलग अलग है ना, आप ये नहीं कर सकते कि आप ये एक ही इवेंट कर दो, फिर तो देखो आपको सिंपल ऐसे बन जाता, ये ऐसे बन जाता, ये ऐसे और ये ऐसे और ये बाहर को ऐसे। ठीक है, ये तो ये भी वैसे सही है, ये नेटवर्क है, लेकिन इस केस में नहीं है। अब इस केस में नहीं कर सकते कि 2 और 5 को एक ही इवेंट कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। तो डिपेंडेंसी दिखाने के लिए कि डी हमारा ए पे डिपेंडेंट है, कि ए खत्म होगा और बी खत्म होगा, मतलब ए पे जरूरी है कि डी हमारा जब भी शुरू होना चाहिए, तो वो कैसे शुरू होगा, ए और सी के खत्म होने पर। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, डैश एरो दिखा देंगे। ठीक है, अब डैश एरो ऐसे दिखा देंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डमी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डमी, ऐसे आपने ऐसे डमी लिख दिया तो इससे पता चल गया हमारी डमी है। देखो 2 से 5 देखो कोई इवेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, ये बस बीच में एक छोटी सी एक्टिविटी ले दी कि हमने बता दिया कि यार 2 जो हमारे डी है वो हमारा ए पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है ना, बस इससे ये चीज हो जाती है। डमी बस ये चीज है कि आपको बताता है डिपेंडेंसी, देखो यहाँ पे लिखो डिपेंडेंसी बिटवीन द एक्टिविटीज, बस ये चीज बताता है। और ना ये कोई टाइम लेता है, ना ही कोई अलग से रिसोर्सेज लेता है। ठीक है, लेकिन हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो हम देखेंगे अभी जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो डमी आपको अच्छे समझ आ गया ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको देखो डमी के स्टेप्स देखने की कैसे कैसे हमारे डमी कहाँ लग सकता है, तो वो बुक मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वो बुक देख सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारा ये उसमें वो सारा थ्योरी है, तो आप वो देख सकते हैं बुक में। देखो अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम। तो देखो अब इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम में। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, बस इसमें ही पता चल जाएगा कि आपको एक नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाना है। तो देखो अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज डेजिग्नेटेड फ्रॉम ए टू एफ विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो आपको ऐसे 5 हमने पॉइंट्स दे दिए, रिलेशनशिप दे दिए कि कैसे आपकी एक प्रोजेक्ट डिजाइन होगा। तो देखो ये एक्टिविटीज दी हुई है, ना कि इवेंट्स। तो ये ध्यान रखना, एक्टिविटीज और इवेंट में बहुत फर्क होता है। देखो अब इन्होंने कहा कि ए इज द फर्स्ट जॉब टू बी परफॉर्म। तो ए हमारा एक्टिविटी है, तो हम कहते हैं कि पहले तो कोई ना कोई इवेंट तो आएगा ही एक, तो एक्टिविटी लेनी है हमने। तो हमने कहा कि चलो ए हमारी एक्टिविटी ऐसे आ गई, हमारी ए एक्टिविटी। अब देखो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बी एंड सी कैन बी डन कॉन्करेंटली एंड मस्ट फॉलो ए।
तो मस्ट फॉलो ए, और दोनों एक साथ हो सकती है। तो मतलब कि जैसे हमारा एक और इवेंट यहाँ पे हमारा ऐसे आ जाएगा और बी ऐसे आ गया और सी ऐसे आ गया, कॉन्करेंटली आ गया, मतलब कि हमारी पैरेलली चलेंगी। तो ऐसे हमारी बी आ गया और हमारे ऐसे सी आ गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा मस्ट फॉलो ए, तो ए के बाद ही शुरू होंगी बी और सी, तो मतलब कि हमारा 1 भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब इन्होंने कहा कि बी मस्ट प्रीसीड डी, तो मतलब देखो मैंने कहा था ना आपको, तो हमने अभी कवर करा था ना कि हमने प्रीडिसेसर पढ़ा दिया मैंने आपको, अभी मैंने सक्सेसर पढ़ा दिया, तो वही अब इसमें भी यूज होगा थोड़ा सा। देखो बी मस्ट प्रीसीड डी, मतलब कि इसका पिछला होना चाहिए डी का, तो हमने यहाँ पे एक ऐसे इवेंट दिखाया तो हमने ऐसे डी कर दिया, ठीक है। ऐसे आपने ऐसे डी कर दिया। अब देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा 3 पे हो गया। अब फोर्थ क्या बोलते हैं, ई मस्ट सक्सीड सी, ठीक है, ई मस्ट सक्सीड सी, तो मतलब सी के आगे हमारा ई होना चाहिए, हमने ऐसे बना दिया, हमारा ये ई हो गया। अब ये हमारा ई हो गया, लेकिन अब इन्होंने आगे भी कुछ कहा हुआ है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। देखो अब इसमें रोल किस चीज का आएगा, डमी का आएगा, जो अभी हमने पढ़ा, तो मैंने वही बताया था ना आपको। देखो अब इन्होंने कहा कि बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। देखो अब आप यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐसे शो तो नहीं कर सकते, अगर आपने सीधी लाइन ऐसे सिंपल लाइन लगा दी तो ऐसे आपको एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बोला ही नहीं वो एक्टिविटी को शो करनी है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो हमारा ई है वो डिपेंड करता है बी पर, है ना, तो वही कहते हैं स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे ऐसे डैश हम लगा देंगे जो कि हमारे ऐसे डमी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे डमी लिखोगे, जब भी आप ऐसे नेटवर्क बनाओगे तो आपको ऐसे डमी लिखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाए, जो भी आपको चेक करेगा कि डमी आपने लिया। जैसे आप डमी लोगे जिससे आपको पता चलेगा, देखो बी के खत्म होने के बाद ही ई शुरू होगा, ठीक है ना, मतलब कि सी के बाद तो शुरू होगा ही होगा, बी के बाद भी अब शुरू होगा। लेकिन जो यहाँ पे एक्टिविटी ली है जो है वो कोई भी हमारा कोई टाइम नहीं ले रही या फिर कोई रिसोर्स नहीं ले रही, बस सिंपल आपको यहाँ पे मेंशन करने के लिए कहा है। देखो फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ क्या है, द लास्ट ऑपरेशन एफ इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ बोथ, तो कंप्लीशन ऑफ बोथ क्या हो गया, डी और ई। देखो अब इसमें देखो अब आपने ये चीज कर दी ना, अब आपको पता चल गया एक ही इवेंट दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, एक इवेंट ऐसे दिखाना है, फिर उसके बाद एफ आना है। तो आप ऐसे नहीं करोगे, तो आपने तो ये ऐसे बनाते जाए स्टेप बाय स्टेप। तो अब आपका देखो फाइनल क्या बनेगा, अगर मैं बनाऊं तो देखो यहाँ पे ऐसे ए, ये आपका ए लगा था, ठीक है, आपका इवेंट ऐसे, ये आपका बी, ये आपका ऐसे सी लगा था, फिर उसके बाद आपका देखो ऐसे आया इवेंट एक ऐसा है। अब देखो अब इसमें क्या आएगा, देखो इन्होंने कहा कि द लास्ट ऑपरेशन एफ इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ बोथ, तो लास्ट देखो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे, एक इवेंट इस पर आ गया। अब जो हमारा ये लास्ट जो हमारा बना था, देखो ये डी और ई आ गया, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, डमी आ गया था। अब ऐसे थोड़ा सा ये अजीब सा बन गया। देखो अब ऐसे करके यहाँ पे लास्ट इवेंट, और इन्होंने कहा था जो हमारी एफ रहती है वो हमारी डिपेंडेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ बोथ। तो इससे क्या पता चलता है कि डी, और जब भी हमारी डी और ई हमारी यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होगी इस पे, फिर हमारी एफ शुरू होगी। अब देखो हम इवेंट्स को नंबर कर देंगे, ठीक है, नंबरिंग कर देते, देखो 1, ये आपके देखो 2, अब बी की तरफ जाएंगे तो 3, और इसकी तरफ आएंगे तो 4, और ये 5, और ये हमारा 6। देखो ऐसे चलना पड़ेगा। आप 3 4 उल्टा मत कर देना, देखो बी पे गए ना तो मतलब ए के बाद बी एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे 3 लेना, अब कहीं यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, तो बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा नेटवर्क डायग्राम था पूरा, हमने कैसे हम एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। अब मेन जो पार्ट शुरू होता है ना वो इसके बाद शुरू होगा। तो अब आता है हमारा टाइम एस्टिमेशन फॉर पर्ट। तो देखो टाइम एस्टिमेट, अब यहाँ से आप एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हो पर्ट के लिए, ठीक है ना, मतलब कि पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन आने के लिए। तो देखो अब टाइम एस्टिमेशन फॉर पर्ट, देखो ये एक्टिविटीज के लिए, अब हम इवेंट्स के लिए भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम करते हैं एक्टिविटीज। देखो इन अ प्रोजेक्ट देयर आर अनसर्टेनिटीज अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। अनसर्टेनिटी क्या है, कभी टाइम से जल्दी हो जाता है प्रोजेक्ट, कभी टाइम से देरी में हो जाता है, कभी मतलब जो टाइम सोचा है उसमें भी हो जाता है। तो ये अनसर्टेनिटीज होती है, ठीक है, कभी कभी कुछ ना कुछ तो हमारी हो ही जाते हैं हाथ से वगैरह प्रोजेक्ट में, तो उनको देखते हुए हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं। देखो इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द टाइम्स ऑफ कंप्लीशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज, तो वो ये कि डिफिकल्ट होता है अगर ये सारी हमारी अनसर्टेनिटीज हमारी यहाँ पे प्रेजेंट हो। Thus to take the uncertainties into account, there are 3 kinds of time estimates। तो वो ये कि अब इनको देखते हुए हमें 3 तरह के हम टाइम एस्टिमेट निकालते हैं। कौन से द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट TO, द पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट TP एंड द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट TL। तो देखो अब ये क्या होता है, देखो द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट TO क्या होता है, देखो दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड अंडर आइडियल कंडीशंस। तो ये वो है कि शॉर्टेस्ट टाइम है कि मतलब कि यार इससे जल्दी आपका कभी प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये शॉर्टेस्ट है, मतलब अंडर आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस क्या मतलब क्या हुआ, मीन्स एवरीथिंग वेंट अलोंग परफेक्ट विद नो प्रॉब्लम और एडवर्स कंडीशंस। तो वही है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, सबसे पहले हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं TO, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। नेक्स्ट आता है देखो द पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट TP। अब ये क्या बोलते हैं, देखो इट इज द बेस्ट गेस ऑफ द मैक्सिमम टाइम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। तो ये है कि टाइम जो हमारा बेस्ट गेस कर दिया, मतलब कि हमने यार कह दिया कि यार यहाँ तक तो हो ही जाएगा। देखो दिस इज द एस्टिमेट टाइम अंडर कंडीशंस व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग
एंड एबनॉर्मल सिचुएशन, तो सारा कुछ गलत चला गया, तो उसके बाद जो हमारा टाइम एस्टिमेट टाइम निकल जाता है मैक्सिमम टाइम, देखो मैक्सिमम टाइम हो गया ना, तो उसके हम कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट टीपी। अब देखो अब हम कहते हैं ये दोनों चीजें निकाल दी, हमने कहा कि सबसे जल्दी भी हो गया सबसे लेट भी हो गया, अब जो बीच बेचारा जो इसका एवरेज आता है वो क्या आता है, द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट टी एल। तो ये क्या बोलते हैं, देखो इट इज द टाइम दैट द एक्टिविटी वुड मस्ट ऑफन रिक्वायर्ड इफ नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल। तो इन्होंने कहा कि ये टाइम हमें चाहिए कि अपना हमने नॉर्मल कंडीशन में हमने आराम से अपने प्रोजेक्ट को हम कर पाए। दिस टाइम लाइज बिटवीन द ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो ये वही है कि इन दोनों के बीच में हमारा ये डल जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई इतने टाइम में अगर हम लें तो हमारा आराम से प्रोजेक्ट हो जाए। देखो अब इसके अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है नहीं भी, तो मैंने इसलिए एक बार ये डाल दिया मैंने। देखो वैसे इस पे डालने को वैसे पर्पस था नहीं, फिर भी मैंने डाल दिया कि चलो आपको अच्छे समझ आएगा। तो देखो अब इन्होंने कहा देखो टीओ, देखो सबसे पहले हो जाता है, देखो डे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो हमने कहा कि जैसे टाइम है जैसे एक दिन है, जैसे समझो एक हफ्ता, तो एक हफ्ते में हमारी एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी हमारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है, तो हमारा हो जाता है सबसे पॉसिबल शॉर्ट पॉसिबल टाइम। अब हम कहते हैं टीपी, सॉरी यहाँ पे हमारा टीपी आता है कि बेस्ट गैस ऑफ द मैक्सिमम टाइम। अब मैक्सिमम टाइम कहते हैं कि यार एक एक्टिविटी मैक्सिमम टाइम हमारे 10 हफ्ते आ सकता है, ठीक है। एक एक्टिविटी यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 हफ्ते भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, तो ये हमारा टी पी हो जाएगा। देखो अब हमारा टी एल क्या, द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। अब हम कहते हैं कि यार एक नॉर्मल एक्टिविटी जैसे समझो 10 एक्टिविटीज को होने के लिए यहाँ पे कितने 5 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। तो हमारा मोस्ट लाइकली लगेगी बस 10 एक्टिविटीज को 5 हफ्ते लगेंगे, बड़े इजीली हमारा हो जाएगा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इससे हम निकाल लेते हैं कि हमारा टाइम एस्टिमेट क्या होता है। देखो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये सारा कुछ जो मैंने पढ़ा है। देखो अब इन्हें कहा है कि इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिगिंग 54 ट्रेंचेस of fixed dimensions are recorded below. The trenches were excavated by different parties, each consisting of the same number of person. Plot the frequency distribution curve. तो इन्होंने कह दिया ना कि plot the frequency distribution curve, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, वैसे नहीं आएगा। अगर आपको पर्ट और सीपीएम का अगर आपको आता है तो आपको सिंपल एक पर्ट का प्रॉपर क्वेश्चन आएगा जो कि आपको 10 नंबर का बन जाएगा। देखो अब इन्होंने टाइम दे दिया, टाइम दिया है, किसमें दिया, ये हफ्ते दिए, ठीक है। हमारे हफ्ते दिए थे 8 हफ्ते 10, ठीक है, ये सारे 12 6 मेरे ख्याल से डेज है, ये डेज है ना। तो आपके 8 10 12 6 9 11 10 कोई में ऐसे अब आप 54 है, 54 ट्रेंचेस हुए। तो अब देखो अब इस पे कैसे बनता है। देखो हम करें डेज ऑफ कंप्लीशन 6। सबसे पहले हम देखो इसमें मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम आपका एक ही निकलता है 6। तो हम कहते हैं कि मिनिमम डेज जो हमारे टीओ हम कह देते हैं एक बार कि हमारा होता है कि नंबर ऑफ ट्रेंचेस कंप्लीट एक ही 6 दिन में एक होता है। देखो 6 दिन में हमारा एक होता है, ठीक है, 6 दिन में आपका एक बार होता है। अब देखो अब हम आते हैं इसके बाद 6 के बाद ऊपर ढूंढते हैं, तो अब इसमें देखोगे आप 7 एक इधर है और इस 7 एक इधर है, मतलब कि 2 7 मतलब कि 7 दिनों में आपके 2 ट्रेंचेस हो सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पार्टीज कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये 7 दिन में हम 2 एक्टिविटीज कर देते हैं। देखो अब इसके बाद हम कहते हैं 8। अब 8 देखो 8 एक है 2 3, ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 4 आ गया और ये हमारा 5। तो हम कह देते हैं कि यार अब इन्होंने 8 5 ले, देखो डेज ऑफ कंप्लीशन मतलब 8 दिनों में इन्होंने 5 एक्टिविटीज कर दी। देखो 5 नंबर ऑफ ट्रेंचेस इन्होंने कर दिए, ठीक है। ऐसी 9 पे 8 हो जाएंगे, 10 पे 9। देखो अब देखो अब आप देखोगे 10 पे 9 आ गया, मतलब 10 मैक्सिमम। देखो उसके बाद 8 6 5 4 3 2 1, देखो कभी कभी 17 दिन में एक ट्रेंच भी होगा, ठीक है। तो इससे वजह से ये हमारा टीएल हो जाता है, सॉरी टीएल हमारा ये होगा, ये वाला, ये हमारा टीपी हो जाएगा, ये हमारा टीपी हो जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम, ये हमारा टीएल हो जाएगा, ठीक है, और हमारा टीओ। ऐसे हम कहते हैं। अब इससे हमारा कर्व बन जाएगा कैसे, ये देखो अब टीओ हम कहते हैं देखो 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में सिर्फ एक एक्टिविटी होती है, तो ऐसे एक ही एक्टिविटी हमारा ये ऐसे मार्क लग गया। अब देखो अब टीपी पे आते हैं। देखो अब टीपी हम कहते हैं कि यार जो हमारा ये टीपी है वो 17 दिन में एक एक्टिविटी कह रहा था, देखो 17 दिन में एक एक्टिविटी हमारा टीपी हो गया। अब मोस्ट लाइकली कहता है कि यार जो आपकी सॉरी ये कितनी है 9 एक्टिविटीज जो है वो 10 दिन में आपकी हो जाएगी। इस एवरेज पे अगर आप चलोगे तो आपको कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इजीली हो जाएगा। देखो ये बहुत ही इजी था ना, ये हमारा था टाइम एस्टिमेशन फॉर पर्ट, ठीक है, ये हमारे एक्टिविटीज के लिए निकला है। देखो अब हम कहते हैं कि इसमें ना कभी कभी आए थे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दो। अगर आपको समझो इस पे 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे बन जाता है कि इसका मीन भी निकाल दो, डेविएशन भी, वेरिएंस भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। कैसे, देखो टीएम क्या होता है हमारा, देखो मीन हो जाता है ये हमारा सिग्मा टी बाय एन। सिग्मा टी हमारा देखो यहाँ पे क्या है, सिग्मा टी हमारी ये चीजें है सारी, सॉरी टी ये हमारी है, ये टी चीजें है, डेज हो गए ना टाइम, और इसके जो भी सारा कुछ प्लस करोगे तो यहाँ पे अगर आप प्लस करके लिखते हो तो ये सिग्मा टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन क्या होगा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कब दिया 54। देखो ऐसे हो गया ना। अब आपका डेविएशन भी इजीली निकल जाएगा, टी माइनस टी एम निकल, टी तो जो हमारे नॉर्मल थे और टी में। अब देखो अब ये सारी वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हो। देखो अब मैंने ये सारा बुक से उठाया हुआ, बुक का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं अमेजोन वगैरह पे, या फिर नाम तो आपको मेंशन होगा, आपके पास पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होंगे बुक के।
देखो अब टाइम टेकन देखो सबसे पहले 8, 10, 12, 6, 9, 11 अब ऐसे लिया। अब डेविएशन तो देखो सबसे पहले हमने टाइम टेकन ऐसे सारे लिख दिया। अब इनका सिग्मा टी निकाला, अब टीएम निकाल लिया, ठीक है। मीन निकाले तो 11.06 बना। अब वहां से हम डेविएशन निकालेंगे, ऐसी सारी डेविएशन हमारी निकली। अब देखो अब हम देखोगे तो यहाँ पे आपका वेरिएंस जो हमारा निकलता है सिग्मा डेविएशन का होता है। सिग्मा आपका डेविएशन का मतलब सारी डेविएशन आपकी प्लस हो जाएंगी, तो उससे आपका देखो यहाँ पे क्या आएगा, सारा कुछ प्लस होके आपका ऐसे निकल के यहाँ पे आपका वेरिएंस निकल आएगा, ठीक है। आपका ऐसे वेरिएंस निकल गया ना, सिग्मा आपका डेल्टा स्क्वायर आ गया, सिग्मा डेल्टा स्क्वायर आपका ऐसे आ गया। वेरिएंस आपका ये होता है सिग्मा डेल्टा स्क्वायर बाय एन, ये आपका निकला हुआ है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने सिंपल, आप इसको अंडर रूट कर सकते हो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। देखो ये तो सिंपल सा था, ठीक है। इस पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद आता है एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड टाइम आता है। देखो अब इसमें एक्सपेक्टेड टाइम में क्या होता है कि यार आपको 3 तरह के टाइम निकालने के लिए कह दिया इन्होंने, टीओ, टीएल, टीपी, ठीक है। अब कह दिया इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी निकालो, पेसिमिस्टिक टाइम भी और मोस्ट लाइकली टाइम भी। यार अब 3 अलग अलग पे थोड़ी हम काम करेंगे, है ना, कि 3 में हम कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए हम एक निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, जो कि इनका एवरेज है। देखो द एवरेज टाइम टेकन फ्रॉम 3 एस्टिमेटेड टाइम्स। अब इनका 3 एस्टिमेटेड टाइम्स का जो एवरेज निकाल दिया वो उसको हम कहते हैं टीई एक्सपेक्टेड टाइम। अब ये याद रखने सारे छोटे टी डलेंगे, छोटे टी है सारे कहीं, है ना, तो ये टीई। अब देखो अब इसमें एक चीज और था, तो हमेशा जब भी आप ये काउंट करो ना, आप हमेशा टीओ, टीएल, टीपी पे करना। कभी भी टीओ को इधर मत ले जाना, टीपी को इधर मत ले जाना, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। आगे आप देखते रहना, उसमें आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो टीओ, टीएल, टीपी आपको ऐसे याद करना है, कैसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना 1:1:2, मतलब कि सीमेंट इतना डलेगा, सैंड इतना डलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्स एग्रीगेट्स इतना डलेगा। तो वैसे ही हमारा ये रेशियो हमारी डिफाइन हो रखी होती है ना, वैसे आपको ये याद रखना है टीओ, टीएल, टीपी। और देखो एस्टिमेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टीओ प्लस 4टीएल प्लस टीपी बाई 6, ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड टाइम। अब देखो अब हम कहते हैं एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम है, ना कि इवेंट का, ये एक्टिविटी का है। अभी हम एक्टिविटीज में वर्क कर रहे हैं, तो देखो अब कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकल जाएगा, वेरिएंस ऐसे निकल जाएगा, अगर आया तो। वैसे नहीं आते, मोस्टली ऐसे होते हैं, नहीं आता तो अभी इसलिए नॉर्मल लिखा हुआ है। देखो अब मैं कहता हूँ कि अब इसमें निकालते हैं हम, ठीक है ना, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है। देखो द नेटवर्क फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट इज शोन बिलो, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच ऑफ द पाथ, विच पाथ इज क्रिटिकल। अब क्रिटिकल आपने नहीं पढ़ा क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो देखो अब देखो 4 पाथ बनते हैं, कौन से देखो 1, 2, 7, 8। पाथ बी हमारा देखो क्या बनता है 1, 2, 6, 8, ठीक है। उसके बाद बनता है 1, 3, 6, 8, 1, 4, 5, 6, 8, ठीक है। 1, 4, 5, 6, 8 ऐसे आपके 4 पाथ बन गए। सीरियल वाइज चलो, हमेशा ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, आपकी मर्जी है। तो ऊपर से नीचे चले। देखो अब मैंने आपको बोला था कि आपको क्या ऑर्डर में चलना है, टीओ, टीएल और टीपी, है ना। मैंने आपको ऐसे बोला, तो देखो ये टीओ हो जाता है, ये हमारा टीएल हो गया और ये टीपी हो गया। कौन सी एक्टिविटी के लिए, 1, 2। कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। तो देखो अब आते हैं पाथ ए पे। पाथ ए पे आपकी एक्टिविटीज क्या आती है, देखो 1, 2, 2, 7, 7, 8, ठीक है। 3 एक्टिविटीज आती है, देखो 1, 2। अब इसमें देखो 1, 2 में देखो टीओ क्या दिया हुआ आपको 6, ठीक है। अब टीएल देखो आपको क्या हुआ 8, देखो 8 ऐसे दिया हुआ। अब 11 आपको देखो क्या हुआ टीपी। तो ऐसे आपको समझना है, टीओ, टीएल, टीपी आपको ऐसी याद करना है, ठीक है। अब आपको ऐसी चीजें लिखी होंगी तो अब आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, या आपकी देखो ऐसी चीज निकल गई। देखो अब इससे सिंपली हमारा टीई निकल जाएगा, जो कि आपको फ्रॉम द टीओ प्लस 4टीएल प्लस टीपी बाई 6, उससे आपका ये चीज निकल जाए, ठीक है। अब इनका सम करके आप सिग्मा टीई निकाल सकते हो 26.34, ठीक है, जो कि पाथ ए का है, ठीक है। पाथ ए का है पूरे, ये 1, 2, 7, 8 का पूरा आपका निकल जाएगा। ये आपका एक्सपेक्टेड टाइम कितना 26.34 डेज, ठीक है ना। अगर आप डेज में बात करो तो डेज है, वीक्स में बात करो तो वीक्स है। तो ठीक है, अब ऐसे ही हमारा पाथ बी पे आप आ जाओगे, ठीक है, मतलब सॉरी 2, 7 पे आ जाते हैं। एक बार हम एक्टिविटी 2, 7 पर आए थे। देखो 2, 7 क्या कहते हैं, देखो 8 हमारा क्या हो जाएगा, टीओ, टीओ आपकी 8 आ जाएगा, ठीक है। टीएल आपका 10 आ जाएगा, ऐसे 10 आ जाएगा देखो। और टीपी आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे फिल करके ऐसे दोबारा से आपको देखो ऐसे टेबल बना के चलना होता है। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते बिना टेबल के, टेबल तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो ऐसे सिमिलरली सारा कुछ ऐसे करते हो, पाथ ए बी सी डी आपका ऐसे निकालते हैं, आपके सारी चीजें निकल जाएंगी, बहुत ही ईजी है ना। तो ये देखो आपके नॉर्मली आपकी सारी चीजें निकल जाएगी। 1, 4 में अगर आप जाओगे तो 5 आपका देखो क्या होता है, 1, 4 एक्टिविटी आप जाते हो, 5 आपका देखो टीओ, ये आपका टीएल 7 और टी और आपका टीपी आपका 10 हो जाएगा। तो ऐसे आपको देख सकते हैं, अगर आप 1, 4 में 7 और 10 आपका देखो टीपी हो गया, ऐसे आपका टीई निकल जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम, और इनका सम आपका आएगा सिग्मा टी। अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टाइम देखो किस पे लगा है, पाथ डी पे लगा है ना। पाथ डी पे लगा है, जो कि हमारा 28.33 एक्सपेक्टेड टाइम है। डेज ले लो, वीक्स ले लो, आप पर है। पार्ट डी हमारा क्या है 1, 4, 5, 6, 8, ठीक है। 1, 4, 5, 6, 8, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ, ठीक है। आगे हम डेफिनेशन में और पढ़ेंगे, देखो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लेकिन वही होता है जहां पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उस पाथ पर हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ,
ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम टाइम कंपटीशन पर। देखो टाइम कंपटीशन क्या होता है, अब हम इवेंट्स की बात करते हैं। तो हमने वो तो कर दिया, एक्टिविटीज की तो बात हो गई, अब हम आते हैं इवेंट्स पर। तो देखो इवेंट्स का देखो सबसे पहले क्या होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या, देखो इट इज अ टाइम व्हेन एन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर। देखो इवेंट आ गया ना, पहले कहीं भी इवेंट की बात नहीं हो रही थी ना, अब देखो इवेंट आ गया, अब एक्टिविटी की बात नहीं होगी, कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर। देखो ये तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है कि ऐसा टाइम जहां पे आपको एक्सपेक्ट करते हो कि अकर हो जाएगी आपकी इवेंट। इट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग द एक्सपेक्टेड टाइम, जो हमने अभी निकाला था। देखो ये हमने जो टीई निकाला था ना, एक्सपेक्टेड टाइम वगैरह जो हमने निकाले थे सारे, तो उसको ऑफ ऑल द एक्टिविटीज अलोंग पाथ लीडिंग टू एन इवेंट। तो जैसे हमारे जैसे इस पे 3-4 हमारे कुछ भी आगे थे, तो उसके लिए आपको आप कर सकते हो, यहाँ पे पूरा आपको ऐड करना है। इफ मोर देन वन एक्टिविटी पाथ लीड टू दैट इवेंट देन द मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज टू बी द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो जो कि समझो अगर आपको जैसे एक इवेंट ये ऐसे है, ठीक है, अब इस पे ऐसे 2 लाइंस आ गई, ठीक है, अब ऐसे 2 एक्टिविटीज आ गई, तो इनका जो टीई इसका होएगा, एक टीई ऐसे होएगा, ठीक है, ऐसे शो होता है। देखो टीई आईजे भी कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल आप टीई भी लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो। देखो अब इसका 8 होगा और इसका 10 होगा, तो आपको मैक्सिमम लेनी है। देखो मैक्सिमम याद रखना हमेशा, मैक्सिमम इसकी लेनी है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो इसका आपका टीई क्या हो जाएगा, सॉरी टीई बड़ा टी में आएगा। आप देखो बड़ा टीई हमारा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो वैसे अब आता है, नेक्स्ट आता है देखो लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम। तो ऑकरेंस टाइम आपका क्या आएगा, देखो लेटेस्ट अलाउेबल, द लेटेस्ट टाइम विच एन इवेंट मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल इज कॉल्ड लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम। तो देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये आपका देखो कैसे होता है, ये आपका हमेशा सक्सेसर में चलता है, ठीक है, सॉरी प्रीडिसेसर में चलता है, और ये आपका सक्सेसर में चलता है। तो देखो द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन इवेंट मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल इज कॉल्ड लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम। ठीक है ना, कि मतलब जो इवेंट ऐसा चलना चाहिए जो कि हमारा प्रोजेक्ट को हिलाए ना, ठीक है, लेटेस्ट टाइम ऐसा होना चाहिए, मतलब कि लेटेस्ट टाइम विच एन इवेंट मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल, ठीक है ना, प्रोजेक्ट हमारा शेड्यूल पर होना चाहिए, ऐसा टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम। इट इज कंप्यूटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज अलोंग अ पाथ इन रिवर्स ऑर्डर। तो पीछे से माइनस करना है। देखो ऐसे आप देखो टीएलआई, अगर आपको इसका निकालना है इवेंट का, आपको टीएल निकालना है, ठीक है, अब टीएलआई क्या हो जाएगा, देखो टीएलजे इसका एक्सपेक्टेड टाइम जो हमारा, सॉरी ये लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम है, माइनस जो हमारा ये एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी होता है, ठीक है, ये आपको माइनस कर देना। देखो एक्टिविटी अलोंग अ पाथ इन रिवर्स ऑर्डर, तो उससे आपका इसका निकल जाएगा आपका टीएल, ठीक है। इफ मोर देन वन वैल्यू विल कम फॉर एन इवेंट द मिनिमम वैल्यू विल बी टेकन एज लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम। तो इसमें मिनिमम ले लेनी है, इसमें हमने मैक्सिमम ली, जैसे इसमें हमने मैक्सिमम लिया ना, तो अब इसकी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, इसकी मिनिमम आ जाएगी, ऐसे आ जाती है, ठीक है। देखो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, मैं कहता हूँ कि यार मेरी एक भी बात आपको समझ नहीं आई, जीरो नॉलेज हुई आपको, ठीक है, बस आपको ये चीज याद रख लो, सिर्फ ये चीज भी अगर आप याद रख लोगे ना, आपको कुछ नहीं समझ आया, मैं कह रहा हूँ आपसे ऊपर मेरे से भी नहीं समझाया गया, या आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप सिर्फ ये 2 चीजें याद रख लो, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करते रहोगे ना सारे में, फिर भी आपको बहुत इजीली आपका सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन करने से पहले हम 2 चीजें पढ़ लेते हैं, एक स्लैक पढ़ेंगे और एक क्रिटिकल पाथ। देखो स्लैक क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड स्लैक। देखो ऐसे हमारे स्लैक ही होता है टीएल माइनस टी। अब स्लैक का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपका देखो टीएल बड़ा हुआ और टी छोटा हुआ, मतलब पॉजिटिव स्लैक हो गया। और पॉजिटिव स्लैक का क्या मतलब है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस रिसोर्स, मतलब कि अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं। अहेड ऑफ शेड्यूल मतलब कि कहा था कि यार 10 दिन में होना चाहिए, हमारा 8 दिन में हो रहा है, तो मतलब कि हमारा ये पॉजिटिव स्लैक है। अब हम कहते हैं जीरो स्लैक, मतलब कि जब हमारा टीएल इज इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ पे टीएल इज इक्वल टू आपका टीई हो जाता है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ऑन शेड्यूल कंडीशन एजुकेट रिसोर्सेज, मतलब कि यार ऑन कंडीशन है, मतलब कि आपको 10 बोला था और 10 दिन में ही हो रहा है, तो उसको हम जीरो स्लैक कहते हैं, जब हमारा टीएल इक्वल टीई हो जाता है। अब आता है नेगेटिव स्लैक, जब हमारा टीएल छोटा होता है टीई से, तो टीई हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम हमारा टीएल हो जाता है। तो ऐसे अगर होता है तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, मतलब कि हमारा बिहाइंड चल रहा है। आपको कहा था कि यार 10 दिन में करना, आपका 15 दिन में हो रहा है, तो हमारा नेगेटिव स्लैक होता है। तो ये नोट्स मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, कट टू कट पूरे बनाया है, इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट। देखो अब आता है क्रिटिकल पाथ। अब देखो क्रिटिकल पाथ यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो क्रिटिकल पाथ इज द वन व्हिच कनेक्ट द इवेंट हैविंग जीरो और मिनिमम स्लैक टाइम्स। देखो अब इसमें तो हमने देखो यहाँ पे हमारा कोई स्लैक नहीं था, तो हमने तो डी क्रिटिकल पाथ कैसे निकाला वो हम पढ़ते हैं। देखो अब इसमें था नहीं, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स अ क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन टाइम वाइज कनेक्टिंग द इनिशियल एंड एंड इवेंट। तो वही था कि उसमें सबसे ज्यादा पाथ में वो उस पाथ डी पे आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा था, तो हमने इसको क्रिटिकल पाथ कह दिया। वैसे इसमें क्या होता है, अगर आपको स्लैक दिया होता है ना, अगर आपने स्लैक निकाल लिया, तो उसमें आपको देखो इवेंट हैविंग जीरो और मिनिमम स्लैक टाइम होता है पाथ। जैसे समझो जीरो, ठीक है, जीरो, अब कोई भी पाथ में आपके जीरो हो गए, जैसे ये पाथ ए था, ठीक है, ये डी था, ये आपका एफ हो गया, ये आपका जी, तो आपका ये वाला पाथ आपका क्या हो जाता है, क्रिटिकल पाथ हो जाता है, ठीक है, अगर आपका सब में जीरो आ रहा है।
देखो अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे ना और अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो फाइंड स्लैक एंड क्रिटिकल पाथ फॉर अ गिवन नेटवर्क, तो ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा पर्ट का फाइनल क्वेश्चन है, मतलब इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मतलब ये फाइनल है आपका, बस ये क्वेश्चन खत्म हुआ तो आपका पर्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम सीपीएम शुरू करेंगे, ठीक है। देखो अब इन्होंने कहा कि फाइंड स्लैक एंड क्रिटिकल पाथ फॉर अ गिवन नेटवर्क। देखो अब ये नेटवर्क दिया हुआ है तो देखो ये 10 नंबर में आपका आ सकता है, लेकिन अगर मैं कहूंगी और मुश्किल करना है तो देखो अब इसमें आपको दिया हुआ कि TEIG दिया जो कि एक्सपेक्टेड टाइम है। अब जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम कहाँ से निकाला था आपको पता है, TO TL, ये TO TL और TP से निकाला, ठीक है। अब मैं कहता हूँ वही वाली आपको दे दो तो आपको यहाँ पे TEIJ भी निकालना पड़ेगा, तो और मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये चीजें दी हुई है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने TE भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको TE भी सब दिए हुए हैं, ठीक है। आपको देखो सिर्फ क्या निकालना है, फाइंड स्लैक एंड क्रिटिकल पाथ मैंने कह दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको TE भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। TL की तो हम बाद में बात करेंगे, T हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और ये हमारा लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम होता है TL, है ना। देखो T हम कहते हैं कि ये भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सिर्फ आपको ये चीजें दी हुई है, ये मैंने चलो स्किप कर दिया, ये चीजें आपको सब दी हुई है, ये सारी एक्टिविटीज को आपको दी हुई है। अब हम इस पे आते हैं। देखो जो फर्स्ट का लेटेस्ट जो हमारा सॉरी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आएगा ना, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमने पढ़ा था। देखो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इट इज द टाइम व्हेन एन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर। देखो सबसे पहले जो हमारा अकर होगा वो तो जीरो भी होएगा ना, तो जो हमारा पहला से हम शुरू करेंगे वो तो हमेशा जीरो ही होएगा, तो हमारा TE जीरो हो गया, ठीक है। अब TE हमारा जीरो हो गया। अब हम कहते हैं T तो निकल गया, अब हम सीरियल वाइज चलेंगे, अब 2 पर आते हैं, ठीक है। अब 2 इवेंट का हम कहते हैं TE निकालो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। देखो अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपको ये हमारी डेफिनेशन कुछ समझ नहीं आया, जीरो नॉलेज आपको आई, ठीक है। अब मैं भी नहीं समझा पाया आपको, लेकिन अब आपको देखो फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है ना कि ये आप कैसे निकाल सकते हो TJ, ठीक है। अब आपको ये देखो पहले हम TE की बात करेंगे तो देखो अब आपको ये फॉर्मूला तो पता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा 1 है उस वाले डायग्राम को देखते हुए, और ये हमारा 2 है, तो आपको देखो TE2 निकालना है। देखो ये हमारा TE जो इसका निकालना है, ये 2 का निकालना, तो क्या आएगा, इसका TE प्लस TEIJ जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम होता है, ठीक है, एक्टिविटी का, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो आपको इसका निकल आएगा, तो ठीक है। अभी देखो मैंने वैसे यहाँ पे टेबल बना रखे है, लेकिन आपको टेबल से पहले मैं आपको अपने मतलब से समझाना चाहता हूँ कि आप क्या क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं फटाफट क्वेश्चन करने। टेबल तो आप कर ही सकते हैं आराम से। देखो अब मैं कहता हूँ इसका निकालना है, तो कैसे, TE जो हमारा प्रीवियस होता है, देखो TEI ये आई हो गया ना, IJ में इसमें बात करते हैं, ये I ये J में, तो देखो अब इसका 8 प्लस 0, ठीक है, या फिर 0 प्लस 8 लो, 0 प्लस 8 इजकल टू 8, ठीक है। 0 प्लस 8 इजकल टू, मतलब कि 2 एक्टिविटी जो 2 इवेंट है ना उसका आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका ऐसे आ गया। अब देखो सीरियल वाइज चलते हैं, 2 से अब 3 में आएंगे, 3 में सेम होएगा। देखो 0 प्लस 6, ठीक है, 0 प्लस 6 इनमें ही ऐड करना था ना। अब आप देखोगे क्वेश्चन पूरा मैं दोबारा से लेके आता हूँ। देखो TI प्लस T छोटा T है, ये एक्सपेक्टेड टाइम है ये, ठीक है। तो देखो अब इसको अगर आप देखोगे तो सिंपल, फिर इसमें वैसे ही सेम आएगा, 0 प्लस 6 आ गया। इसमें सेम देखो TEIJ आपको 7 दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम, तो देखो TE प्लस 0 यहाँ पे 0 प्लस 7 इजकल TE यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम आते हैं 5 पे। अब देखो अब थोड़ा सा अलग होएगा। देखो 5 में क्या हो जाएगा, बस सिंपल देखो आप इसका निकालना, 5 का निकालना, ये तो गिवन है, आप समझो कि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो आप देखो 7 प्लस 6, ठीक है, 7 प्लस 8 TEI प्लस TEIJ जो कि आपका क्या निकला, TJE निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। 6 प्लस 6 सॉरी 7 प्लस 6 क्या निकल जाएगा, 13, आपका ये ऐसे TE आपका 5 एंड का आएगा, ठीक है। हम आते हैं 6 पे। अब देखो 6 पे ऐसे 3 एरोज आ रही है, ठीक है। अभी हम टेबल की कोई बात नहीं करेंगे, टेबल पे तो आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है, समझना तो आपको यहाँ से ही होगा। तो देखो अब इसको कैसे समझेंगे, देखो अब यहाँ पे 3 एरोज आ रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था इसमें कि आपको मैक्सिमम लेना है, मैंने कहा था कि देखो देन द मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज बी द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। टी आपको मैक्सिमम लेना है, तो मैं कहता हूँ देखो इसमें क्या आएगा आपका, इसके TE6 का देखो TE हमारे यहाँ पे 8 प्लस 8 16, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 आएगा, ठीक है। इसका आपका आएगा 16। अब देखो 6 प्लस 10, ठीक है, TI प्लस TEIJ इजकल टू क्या आएगा, देखो 6 प्लस 10 का इसका भी 16 आ जाएगा, ठीक है, इसका भी 16 आ गया। अब मैं कहता हूँ कि देखो TE 13 प्लस 4 इसका क्या आएगा 17, ठीक है। अब इसका आएगा 17। अब मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम लेना है, हमेशा आपको यहाँ पे मैक्सिमम लेना है, जो कि हमारा पहले एक्सपेक्टेड टाइम का हमेशा मैक्सिमम लेना है, तो 16 16 17। अब इसमें मैक्सिमम क्या है 17, तो आपको देखो फाइनल TE क्या आ जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। आपका TE यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। अब ये बात थी उसमें जो ये वाली लाइन की बात थी ना, देखो इफ मोर देन वन एक्टिविटी पाथ लीड टू दैट इवेंट देन द मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज टू बी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। अब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो हमारा मैक्सिमम होता है वो ऐसे हो गया। अब सेम इसमें यहाँ पर आ जाओ 8 पे, ठीक है। अब आपने देखो 8 प्लस 10 18, तो इसका तो हो गया 7 का, ठीक है। अब ऐसे याद कर सकते हैं आप, देखो आपको याद हो जाना चाहिए, देखो पैटर्न सा फॉलो हो रहा है ना। देखो 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 10 18, ऐसे अगर आप करते जाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखो TE 18 हो गया यहाँ पे। देखो अब इसको प्लस ये
कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। 18 + 8 26 हो जाएगा, टी यहाँ पे 26 होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे एक बार 26 लिख देता हूँ। अब देखो 17 + 10, ये टी 17 जो कि हमारे यहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है 6 इवेंट का 17 प्लस जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है 10 एक्टिविटी का, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 27, अब इसमें भी सेम वही रूल लगेगा मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा टी 27। देखो ये तो आप अच्छे से समझ गए ना, तो मैंने कहा था कि ये इमीडिएट प्रीडिसेसर में लगता है, ठीक है। ये ऐसे प्रीडिसेसर में आप सबसे पहले टेबल बना लोगे, ठीक है। टेबल आपने बना लिया तो क्या लिखोगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आप निकलोगे। देखो एरो का मतलब मैक्सिमम लेना है। देखो इमीडिएट प्रीडिसेसर 1 का तो कुछ भी नहीं था, तो हमारा टी 0 आ गया था, ठीक है। और वैसे आपको समझाया, देखो 2 का क्या होगा, इमीडिएट प्रीडिसेसर देखो 2 का आपका 1 था, ठीक है। टी आई जे देखो आपका 8 दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको टी आई जे तो हमने करा था, देखो टी ई आई जो कि ये था 0 प्लस ये टी ई आई जे आपका 8 था, तो इसका सम करके क्या आया था 8 आया था, ठीक है। 8 आया तो इसका यहाँ पे आपने टी फाइनल का लिख दिया 8 लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपने सब कर लिया। अब आप 6th पे जब आए, देखो 2 3 5 हमारे इमीडिएट प्रीडिसेसर थे, 2 3 5, देखो 2 3 5 आपके थे, तो आपने देखो उसमें से निकाला था आपके, देखो 16 16 17 मैंने दिखाया अच्छे से आपको समझाया। देखो आपने निकाला, अब आपको यहाँ पे आ गया 17, तो टी आपका यहाँ पे 17 आ गया था। देखो ऐसे आपने अच्छे से निकाल लिया, ये मैंने आपको समझा दिया ना। अब टेबल सिर्फ आपका फाइनल रिजल्ट के लिए होगा, लेकिन जो समन है वो तो मैं आप ऐसे ही समझा पाऊंगा ना, वैल्यूज तो आप फिल कर ही सकते हो। देखो अब आपने ऐसे कर दिया। अब देखो अब 2 कंडीशन आते हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आपको टीएल निकालना है, क्या होता है लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम, ठीक है। टीएल निकालना है, ठीक है। अब आपको टीएल देखो यहाँ पे तो मैंने गिवन दिया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि आपको गिवन दिया ही नहीं हो, समझो टीएल आपको दिया ही ना हो, तो आप क्या करोगे, देखो टीएल देखो टीएस, देखो यहाँ पे आप टीएस देख रहे हो ना क्या चीज है। तो आप पूछोगे सर ये क्या चीज है, आप देखो टीएल और इक्वल टू टीएस इक्वल साइज कर दे। मैंने कहा टीएल आपको दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। टीएल आपको दिया ना, तो ये पता है टीएस क्या होता है, शेड्यूल कंप्लीशन टाइम। तो टीएस हमारा देखो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा, मतलब लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट इवेंट है, सॉरी लास्ट इवेंट है 8, तो उसका शेड्यूल टाइम आपको पूरा कंप्लीट होने का क्या दे दिया 27। कैसे 27 आया, क्योंकि इसके इक्वल लेना है, टीई जो हमारा लास्ट की इवेंट का होगा ना उसके इक्वल लेना है, ठीक है। लेट जो हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो 8 का होगा ना, जो हमारा लास्ट इवेंट उसके इक्वल लेना आपको टीएस, जो कि हमारा टीएल हो जाएगा 27। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आपको टीएल नहीं दिया तब लेना, अगर दिया हुआ फिर मत ले लेना। अगर आपको टीएल यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो आपको इसके इक्वल टू 27 ले लेना, बस आपको कुछ नहीं करना, इसके इक्वल टू 27 लेके फिर आपको सॉल्व करना है। अब देखो वहां होते हैं टीएल पे, ठीक है, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम पर आते हैं। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या बोला हुआ था कि टीएल आई इज इक्वल टू, देखो अब मैंने कहा था ये हमारा सक्सेसर में यूज होगा, तो टीएल जे देखो अब इसका निकालना है, ठीक है। इसका निकालना तो आपको देखो इसका टीएल जे माइनस ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है, टी आई जे। देखो ये प्रीवियस में चल रहा है, देखो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर, तो वैसे हम करते हैं। देखो अब देखो फाइनल में दिया आपको 27, ठीक है, आपको 27 दे दिया। अब कहते हो 8 के बाद आपको जाना है 7 पे, ठीक है, 8 के बाद आपको जाना है 7 पे, तो हम कहते हैं देखो आपको 27 जो दिया हुआ है, अब 27 जो हमारा टीएल आई है, सॉरी ये टीएल जे है, तो टीएल जे हमने निकालना है टीएल आई, तो टीएल जे माइनस टी आई जे इज इक्वल टू क्या आएगा टीएल आई। तो मतलब 27 में से अगर आप 8 माइनस करो तो 19 ही बना ना, तो आपको टीएल ऑफ 7 क्या आ जाएगा 19। कैसे आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ रहा है, देखो टीएल जे वही है टीएल जे माइनस टीई आई जे, तो हमने टीएल आई निकाला जो कि हमारे यहाँ पे 7 था ये, और ये हमारा 8 था, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ आ गया। तो देखो अब इससे हमारा ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं हम, ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर 7 में चले गए ना, अब आप 7 से 2 भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं तो मैं कहता हूँ 8 में से हम 6 जाते हैं, ठीक है। 8 में से अगर हम 6 गए तो 27 में से अगर आपने 10 निकाले, ठीक है, 27 में अगर 10 निकाले तो टीएल आपका 17 बन जाएगा 6 इवेंट का। समझना बहुत ही ईजी है अगर आप कंसेप्चुअल समझो, मतलब फॉर्मुला यूज कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे कुछ समझा ही नहीं रहा, सिर्फ फॉर्मुला यूज कर रहा हूँ। देखो अब 17 जब 6 पे 5 जाए तो 17 माइनस 4, ठीक है, 17 माइनस 4 करो तो 13, ठीक है, 17 माइनस 4 करो तो 13, बहुत ईजी था। अब 5 में से 4 पे जब हम जाते हैं, मतलब कि 5th इवेंट में रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो 13 में से 6 निकाला तो 7 आ गया, ठीक है। अब इसमें से देखो 17 ऐसे आ गया। अब देखो 6 में से जब हम 3 पे गए, तो हम 6 में से 3 पे गए तो देखो 17 में से 10 निकाले तो देखो 7 बचा, तो बहुत ईजी है ना। देखो उसमें से हमने क्या करा, देखो टीई प्लस ये जो हम प्लस करते जा रहे थे, और इसमें रिवर्स ऑर्डर में माइनस करते जा रहे हैं, तो बस ऑपोजिट ही एक दूसरे का है ना, पूरा ऑपोजिट है। बस आपको ये अच्छे से समझ आ गया ना मैंने आपको कैसे समझाया, वैसे आप सेम सारे निकाल सकते हो। अब देखो टीएल 9 था, इसमें से अगर आपने 8 निकाला, ठीक है, अब देखो ये वाला चीज आप समझने वाली है, ठीक है। अब देखो अब इसमें देखो जैसे हमने इसमें निकाला था, जैसे मैक्सिमम लेना है, मैंने कहा था मिनिमम लेना है। यहाँ पे अगर आपको देखोगे लेटेस्ट देखो मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब देखो अब इसमें समझाता हूँ। देखो 2 से 1 में जब हम आ रहे हैं तो 9 है, 9 में से 8 माइनस करो तो वहां यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो टीएल आपका यहाँ पे 1 आना चाहिए, मैं कहता हूँ 1 आना चाहिए। अब देखो 6 में से 6 निकाला, सॉरी 7 में से, ये टीएल ले रहे हम टी नहीं, तो टीएल 7 माइनस टी आई जे, तो अगर आप टीएल जो जे है अगर आप टी आई
सॉरी TLI निकालना है तो आपके लिए ये 7 माइनस 6 करना पड़ेगा, तो इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी 1 आ गया। अब देखो, अब हम आते हैं 1 से 4 पे। ठीक है, 1 से 4 पे अगर आप तो देखो TL 7 है और ये एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी भी 7 है, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। देखो 0 हुआ तो हमने कहा था इसका मिनिमम लेना है, तो मिनिमम आपको 0 होता है, तो आपको TL इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, आपको ये इजीली यहाँ से निकल गया। TE और TL मैंने आपको देखो बता दिया कि कैसे मेरी ट्रिक्स है आपको सॉल्व करवाने की। तो ये ऐसे हो गया। अब मैं तो ये टेबल में फिल कर दूं वैल्यू। अब टेबल में फिल करनी तो नहीं कोई मुश्किल होगी ना, वैल्यू सिंपल आपने कर दी। देखो जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, बहुत ही इजीली आपकी ऐसे होगी। देखो अब 0 पे आते हैं, ये जो इमीडिएट सक्सेसर है आपका फर्स्ट इवेंट का, तो ऐसे मैंने आपको कराया है। देखो 110 आई, 110 आपका नॉर्मली यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, और इसमें कोई भी ऐड नहीं हो रहा और भी कुछ भी नहीं आपका हो रहा है, तो मिनिमम आपने यहाँ पे 0 ले लिया। और मैं कहता हूँ आपको स्लैक निकालना है। ठीक है, स्लैक आपका क्या था, देखो TL माइनस TE लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम माइनस आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो आपने अगर स्लैक से यहाँ पे माइनस करा, देखो TL 0 0 0, 9 से 8 1। ठीक है, ये तो टेबल से होगा। ठीक है, स्लैक तो आपका देखो टेबल से होगा। ये चीजें मैंने आपको सिंपल समझा दी डायग्राम से, डायग्राम से, लेकिन अब जब आपने टेबल फिल कर दिया तब आपकी स्लैक हुई, इसलिए मैंने कहा था कि टेबल बनाना जरूरी है। देखो 7 में से 6 निकाला तो 1, 7 में से 7 0। ठीक है, 13 में से 13 0, 17 में से 17 0, 19 में से 8 1 और 27 में से 27 0। तो आपके ऐसे स्लैग निकल गए। अब मैंने देखो आपको कहा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्लैग क्या होता है। देखो 0 लेना होता है सबसे पहले आपको, डिफरेंस बिटवीन लेटर्स ये लेना होता है आपको स्लैग। ठीक है, अब आपको देखो 0 लेना होता है किसके लिए, क्रिटिकल पाथ के लिए। ठीक है, मिनिमम 0 और मिनिमम स्लैग टाइम। देखो आप ये तो स्लैग तो निकल गया। ठीक है, हम क्रिटिकल पाथ की बात करेंगे, स्लैग तो आप कैसे निकल गया। अब क्रिटिकल पाथ की बात है 0 और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे 0 देखो 0 आता है 1, कौन से याद करते रहना। देखो 1 4 5 6 और 8 क्या बना, देखो 1 4 5 6 8। देखो क्रिटिकल बात मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 4 5 6 8। अब देखो क्रिटिकल बात हमेशा ना ऐसे मोटी लाइन से हम शो करते हैं। अगर आपको डायग्राम में शो करना है दोबारा से बना के, अगर आपको नहीं करना तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो क्रिटिकल बात। आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे शो कर सकते हो या फिर आप ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे मोटी सी लाइन एक तरफ बना के। अब ये बात है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, शायद आपके मन में ये डाउट हो कि सर देखो अब हमने ऐसे निकाला, अब क्या ऐसे हो सकता है कि 1 2 3 6 8 हो जाए। ऐसे क्रिटिकल बात हो सकता है कि मैं कह दूं कि जो हमने यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे मैं कहता हूँ देखो 3 का यहाँ पे 1 आया, मैं कह दूं सर यहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे 0 आ गया तो सर आपका ऐसे हो सकता है 1 2 3 6 8। तो देखो ये हो ही नहीं सकता कभी भी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे पाथ ही नहीं है। तो पाथ ही नहीं तो आप क्रिटिकल पाथ क्या करोगे, है ना। तो जो पाथ है उससे आपको कंफर्म हो जाता है। अगर समझो आपको गलती से ऐसे कुछ आ जाए कि 1 2 3 6 8 आपका अगर ऐसे आ जाए तो मतलब ये गलत है, आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो 1 2 6 8 भी आ सकता है, 1 2 7 8 भी आ सकता है, लेकिन इस केस में आपका क्या आ रहा है 1 4 5 6 8, क्योंकि इसका स्लैग 0 है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0। समझो अगर यहाँ पे 0 होता है ना कोई, तो आपको मिनिमम लेना होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होता है तो आपको मिनिमम पे चलना पड़ता है। देखो जैसे समझो इसका 1 होता, ठीक है, इसका 3, इसका 5, ठीक है, इसका 6 हो जाता है, इसका 7। अब मिनिमम आप ऐसे चलते जाओगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बहुत ही इजीली आपका ये पूरा पर्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आएगा। तो टेबल आप इजीली फॉर्म ये पूरा फिल कर सकते हो। और आपका जो ऐसे क्वेश्चन था फाइंड स्लैग एंड क्रिटिकल पाथ फॉर गिवन नेटवर्क, आपका ऐसे आएगा। ये पर्ट का आपको पूरा 10 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा पूरा पर्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका ये टेबल बन जाए और उसके बाद ये आंसर क्रिटिकल पाथ आपने निकाला, इससे हमारा पूरा पर्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अपना CPM। तो अब आता हमारा CPM नेटवर्क। अब देखो ये क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM नेटवर्क्स आर जनरली यूज्ड फॉर रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट्स के होते हैं जो 2 बार 3 बार दोबारा से भी हो सकते हैं। और फॉर दोज प्रोजेक्ट्स फॉर विच फेयरली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी कैन बी मेड। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पर्ट इतना एक्यूरेटली नहीं देता, लेकिन CPM बहुत ही एक्यूरेटली देता है, तो इसलिए हम ज्यादातर CPM फॉलो करते हैं। एंड फॉर विच कॉस्ट एस्टिमेशन कैन बी मेड विद फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसमें हम कॉस्ट एस्टिमेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको कोई आप बोलोगे सर यहाँ पे डायग्राम नहीं है, क्योंकि यार नेटवर्क तो सेम रहता है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप एक बार कह सकते हो कि पर्ट की मॉडिफिकेशन आप CPM है। ठीक है, अब इसमें आप कॉस्ट एस्टिमेशन भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकलेगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो देखो हमने वैसे पर्ट में हम पढ़ चुके हैं एक्टिविटी का जैसे टाइम निकालना, लेकिन इसमें हम थोड़ा और एडवांस में जाएंगे। तो देखो स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, स्टार्ट और अब फिनिश टाइम पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या आता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम देखो EST, मैं हर कहीं EST EFT LFT बोलूंगा आगे, तो आप समझ आना क्या क्या चीजें हैं। द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज द अर्लीस्ट टाइम बाय विच इट कैन कमेंस।
ठीक है ना, कि मतलब कि ऐसा टाइम जहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी शुरू होती है उसे हम कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST। दिस इज इक्वल टू द अर्लीस्ट इवेंट टाइम एसोसिएटेड विद द टेल ऑफ द एक्टिविटी एरो। तो ये हमारा इवेंट पर आ जाता है, क्योंकि एक्टिविटी तभी शुरू होगी अगर हम इवेंट का टाइम देते हैं। तो इवेंट का टाइम जैसे ऐसे आ जाता है TEJEST का फॉर्मूला आ जाता है TEI। ठीक है ना, तो TEI ऐसे आ गया। तो देखो नेक्स्ट आता है देखो अर्लीस्ट फिनिश टाइम। देखो अभी आपको शायद ये कुछ ना समझ आए, आगे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ आएगा आपको। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखो EFT, इट इज द टाइम बाय व्हिच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड अर्लीस्ट। देखो अर्लीस्ट मतलब ये एक्टिविटी जब फिनिश हो जाती है। तो देखो जब हम फिनिश हम जैसे ऐसे एक इवेंट लेते हैं, देखो आपका यहाँ पे TEIJ होता है, ये तो आपका एक्टिविटी की ड्यूरेशन होगी। ठीक है, ये आपकी इवेंट की ड्यूरेशन होगी जो कि आपकी TEI हो जाता है। ठीक है, अब बस इसी को प्लस करते हैं। देखो TEI प्लस ये आपकी जो ड्यूरेशन है एक्टिविटी की, वो हमें क्या देती है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो यही सबसे तेज टाइम है जहाँ पे हमारी फिनिश हो जाएगी एक एक्टिविटी। तो बस ऐसे हमने ऐसे प्लस कर दी, तो ऐसे हमारा EFT आ गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस ये फ्लो में चलना, आप इसी फ्लो में चलना। लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT। अब LFT क्या होता है, देखो इट इज द लेटेस्ट टाइम विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है ना, कि ऐसा टाइम जैसे हमने यहाँ पे कर लिया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, वैसे अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी आ गया। इट इज इक्वल टू लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम फॉर द इवेंट एट द हेड ऑफ द एरो। तो लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम आता है वो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हो जाता था ना, ये वाला TEI। ठीक है, TEI जो हमने करा था पार्ट में, तो ये हमारा लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम होता है। देखो यहाँ पे LFT हमारा फॉर्मूला क्या था TLJ। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि ये हमारा TLJ इसका होता है। तो तभी शुरू होएगा ना, तभी ये लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड है। तो इस एक्टिविटी का फिनिश कहाँ पे होगा, हमारी TLJ पे फिनिश हो जाती है। वही हमारा सबसे जल्दी का टाइम होता है फिनिश होने की एक्टिविटी का। तो नेक्स्ट आता है देखो लास्ट यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST। तो LST क्या होता है, देखो इट इज द लेटेस्ट टाइम विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पे हमारा मतलब ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है लेकिन प्रोजेक्ट को डिले नहीं करती। ठीक है ना, कि विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या होता है, देखो ये बस ये होता है और एक्टिविटी की माइनस हो जाती है। ये वाला आपको यहाँ पे माइनस हो गया तो आगे वाली का निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे करते करते हमारा ऐसे निकलता है हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST, और ऐसे हमारा स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आता है। तो अब ये बस आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी बस याद रख लो कि जैसे EST आपका ये है, LFT आपको पता चल गया। ठीक है, ये तो आपको पता है, बस एक में प्लस होएगा एक में माइनस होएगा। एक्टिविटी ड्यूरेशन एक में माइनस होएगा, मतलब एक में माइनस और एक में प्लस। तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है, ये थोड़ी सी ट्रिक्स है, आगे हम करेंगे। कि मैं कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ आया, कि मतलब जीरो नॉलेज आई है आपको कि ये लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, लेकिन आपको फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हो ना, रट्टा तो आप लगा सकते हो ना, अगर आपको पेपर वगैरह में एग्जाम में पास होना है। तो मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन आपको नहीं समझ आया, शायद मेरे समझाने में कमी रहते हैं, तो उसकी ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसमें सारी ट्रिक्स आ जाएंगे। देखो अब मैं कहता हूँ कि आपका पूरा एक नेटवर्क है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपका ऐसे नेटवर्क, अब मैं कहता हूँ कि 2 4 में देखते हैं। देखो कंसीडर एक्टिविटी 2 4। तो 2 4 हम एक्टिविटी देखें। अब इसमें हम देखो हम सारी ये चीजें निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटीज हम सारे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST। तो मैंने बताया था TEI होता है, तो देखो ये TEI हमारे यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना 2 का। तो यहाँ पे 2 हमने डाल दिया। ठीक है, ये वैसे 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 18 आ गया, नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो अर्लीस्ट फिनिश टाइम EFT। देखो जहाँ पे अर्लीस्ट आ गया, जैसे समझ जाओ ना, अर्लीस्ट में आपको प्लस कर देना है, जो हमारा लेटेस्ट है उसमें माइनस कर देना। ठीक है, तो अब EFT आ जाता है। तो देखो इसमें सिंपली बस इसमें सिंपल आपको एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस कर देनी है। ठीक है, ये तो देखो 18 + 12 30 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था। अब ये हमारी ट्रिक्स आ रही है। ठीक है, ये आप समझ नहीं रहे, आपको ट्रिक्स आ रही है कैसे आपको करना है। ये देखो समझ तो आप यहाँ पे चुके। देखो अब हम आते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT में। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका क्या था, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम होता था देखो एक्टिविटी का। तो ये आपका TE यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी TL आ जाएगा, यहाँ पे TL40 आपका आ जाएगा, TE नहीं आएगा, TL आएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम है। ठीक है, तो TLJ आ जाएगा। TLJ आपका देखो 4 का क्या आ जाएगा, TL40 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे निकल गया लेटेस्ट फिनिश टाइम। देखो अब इसके बाद आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, वैसे अगर आप बुक्स में देखोगे ना, स्टार्ट टाइम ऊपर है, फिनिश टाइम नीचे, लेकिन मैंने अपने आप को समझाने के लिए कि आपको आप भी अच्छे से समझ जाओ कि देखो यहाँ से अब 40 यहाँ पे आ गया। अब हमने सिंपली माइनस कर देना अपना एक्टिविटी ड्यूरेशन। ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस कर दो, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा इस एक्टिविटी के लिए। तो देखो अब यहाँ से हम -40 माइनस ये 40 हो जाएगा -12। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 प्लस करा था, यहाँ पे हमने माइनस करा तो 28 आ गया। ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर निकल गए। EST निकल गया, EFT, LFT और LST। ठीक है, बहुत ही इजी था। अब देखो इसमें ऐड क्या होगी चीज, फ्लोट ऐड होगा। ठीक है, फ्लोट क्या होता है वो भी हम अभी देखते हैं। तो देखो फ्लोट इज द रेंज विद इन विच एन एक्टिविटी स्टार्ट टाइम और इट्स फिनिश टाइम में फ्लक्चुएट विदाउट इफेक्ट इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो एक ऐसा फ्लोट एक ऐसी रेंज है, जैसे समझो अब एक्टिविटी मैं कहता हूँ कि
ये जैसे हमारी देखो 1 इवेंट है, यहाँ पे हमारा ये 2 इवेंट है, ठीक है, ऐसे है, तो ये 1,2 है। अब मैं कहता हूँ यार ये वैसे तो कंप्लीट होगी 5 दिन में, लेकिन आपके पास ना टाइम था 7 दिन, ठीक है, तो जो 2 दिन बच गए ना वो आपको फ्लोट गिना जाता है एक तरह का। और वो कैसे कैसे फ्लोट होते हैं वो हम ये देखेंगे। टाइप्स है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेयरिंग फ्लोट। देखो जो हमने ये पढ़ा था ना, ये सारा ये इसके साथ रिलेशन, मतलब इसके बाद ही ये फाइंड होता है, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए ताकि आप फ्लोट अब फाइंड कर पाओ। तो देखो सबसे पहले आता है टोटल फ्लोट। देखो टोटल फ्लोट क्या होता है, देखो टोटल फ्लोट इज द टाइम स्पैन बाय विच द स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैंने वही अभी आपको जो यहाँ पे समझाया था कि देखो 5 दिन में होगी, लेकिन 7 था, तो आप आपकी मर्जी है, आप छठे 7 दिन थे। देखो अब अगर मैं इसमें दिखाता हूँ, देखो आपको पास 18 से लेकर 40 दिन थे, ठीक है, 18 से लेकर 40 दिन थे आपके पास करने के एक्टिविटी, तो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, ठीक है। अब देखो अब हम कहते हैं कि हमने एक एक्टिविटी शुरू कर ली 18 से लेके 18वें दिन ही शुरू कर लिया हमने, ठीक है, 18वें दिन शुरू करी तो वो कहाँ पे 30 पे खत्म होगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो टाइम कितना था 40 तक था। तो हमने क्या करा कि चलो यार यहाँ पे नहीं हम शुरू करते, थोड़ा बाद में शुरू कर लेते, तो हमने 28वें दिन शुरू कर ली। ड्यूरेशन तो वही रहेगा, देखो 2-4 का, देखो एक्टिविटी 2-4 का ड्यूरेशन तो वही रहेगा TEIJ, तो यहाँ पे देखो TEIJ, लेकिन बस हमने आगे पीछे कर दी। तो हमें पता है हमारे पास टाइम इतना है। देखो अब आप कहोगे कि आपके पास जैसे असाइनमेंट बनाने का आपके पास 10 दिन है, ठीक है, अब वो आप पर है कि आप पहले दिन लगते हो, दूसरे दिन लगते हो, तीसरे दिन लगते हो, वो आप पर है, तो वही इस चीज में आ जाता है। देखो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल देखो आपके पास क्या है, TLJ माइनस TEI, ठीक है, TLJ जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो TLJ माइनस TEI, ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम आ गया, माइनस TEIJ जो आपका एक्टिविटी का टाइम है, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन होगी वो टाइम, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपको टोटल फ्लोट आ जाता है। टोटल फ्लोट वही होता है, बस ये आपका टोटल फ्लोट हो गया, मतलब कि ये देखो हमने मैक्सिमम अवेलेबल टाइम कर दिया, माइनस आपकी ये ड्यूरेशन करी एक्टिविटी की, तो टोटल फ्लोट आ गया। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे टोटल फ्लोट आ जाएगा, तो वो सेम रहता है टोटल फ्लोट, लेकिन आगे पीछे का ही फर्क पड़ता है। देखो अब ये तो आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब 2-3 फॉर्मूले होते हैं हर एक फ्लोट को सॉल्व करने का। देखो मैंने इसमें क्या कर दिया, LFT माइनस EFT कर दिया, LFT माइनस EFT या फिर LST माइनस EST। तो देखो LST हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, EST हमारा यहाँ पे होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या फिर LFT हमारा यहाँ पे क्या होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम, और EFT हमारा यहाँ पे क्या होता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो देखो अब फिनिश के या फिर स्टार्ट पे ले लो, देखो LFT हो जाएगा, तो देखो ये हमारा LFT माइनस EFT, ठीक है, LFT माइनस EFT अगर आप करोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, फ्री फ्लोट, सॉरी टोटल फ्लोट निकल जाएगा। देखो टोटल फ्लोट ऐसे आपका निकल गया ना, ऐसे टोटल फ्लोट ऐसे आपका निकल जाएगा। अब इसमें भी ऐसे होगा, देखो LST माइनस EST कर दोगे तो तभी आपका टोटल फ्लोट निकल आएगा, ठीक है। ये आगे हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस उसी की ट्रिक्स है थोड़ी सी। देखो अब आता है फ्री फ्लोट। अब देखो फ्री फ्लोट क्या कहता है, देखो फ्री फ्लोट इज दैट पोर्शन ऑफ पॉजिटिव टोटल फ्लोट दैट कैन बी यूज्ड बाय एन एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी और विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी। देखो अब इसमें क्या होता है कि आप टोटल फ्लोट का जब आप यूज कर लेते हो वो चीज थोड़ी सी कि यार आगे पीछे कर लेते हैं, तो वो जो आप यूज करते हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फ्लोट कह देते हैं, ठीक है उसे। और ये फ्री फ्लोट ऐसी चीज है जो कि हमारी सक्सीडिंग एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ये अपने अपने भी रहता है और डिले या फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा आपकी सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब कहता हूँ यार ये भी समझ नहीं आया, चलो अब इसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो EST आई जाएगा और TEI, देखो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, देखो एक्टिविटी आई जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है TI, ठीक है, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ JK क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका TEJ हो जाएगा, ठीक है, TEJ आपका ऐसे हो जाएगा। तो देखो इसका TEI, ये TEJ। देखो अब हम देखते हैं एक्टिविटी IJ विल बी कंप्लीट बाय TEI प्लस TEIJ, ठीक है। अब हम कहते हैं एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस ये टेल इवेंट जो आपका, सॉरी इवेंट का जो आपका टाइम होता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, तो अगर आप इसको प्लस करोगे इसमें तो आपका ये चीज निकल जाती है ना, ये चीज है ना, TEJ निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपका इस एक्टिविटी को शुरू करने में हेल्प करेगा। लेकिन हम कहते हैं कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज इट्स EST, जो हमारा ये वाला EST होता है ना इस एक्टिविटी का, एक्टिविटी IJ क्यों नहीं शुरू हो सकती, क्योंकि इसका जो आपका ड्यूरेशन है, जैसे समझो इसका ड्यूरेशन आपका हो गया 10 हो गया, ठीक है, इसका 10 हो गया, लेकिन आपका इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके आपका कुछ आ रहा है 8 लगा लो, ठीक है। अब 8 आ गया ना, तो लेकिन ये 10 है तो आप एक्टिविटी शुरू कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब यही होता है कि इन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस 2 दिन का आ गया या फिर 2 वीक का आ गया, उसे हम फ्री फ्लोट कह देते हैं, ठीक है, उसे हम फ्री फ्लोट कह देते हैं। तो बस उसका सब्सट्रैक्शन आप ले लोगे, देखो TEJ, ठीक है ना, ये हमारा TEJ ये हमारा हो गया माइनस TEI प्लस TEIJ। तो यहाँ पे हेड इवेंट का ये जो हमारा इवेंट का टाइम हो गया प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन, ठीक है ना, और वो किसमें सब्ट्रैक्ट करनी है, हमें TEJ से करनी है, ठीक है, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी के लिए। तो देखो देयरफॉर वेयर TEI
प्लस टी आई जे ई एफ टी फॉर आई जे हो जाएगा और टी ई जे ई एस टी फॉर जे के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं कहता हूँ ये भी नहीं आपको समझ आएगा ना, तो आगे और अच्छे से मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कैसे होगा। देखो अब रिलेशनशिप बिटवीन एफ टी एंड एफ एफ। देखो अब एफ टी तो हमने यहाँ पे निकाल लिया ना, मैं कहता हूँ सबसे पहले हमें टोटल फ्लोट ही निकालना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आप ये वाले फॉर्मूले आप घुसो ही मत। ठीक है, आप सीधा इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। देखो हमने एफ टी तो निकाल लिया, टोटल फ्लोट तो निकाल लिया। अब ये एस जे क्या है, देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा है। अब एस जे क्या है, देखो यहाँ पे आपने एफ टी का फॉर्मूला ये आपने डाला, हमने इसको थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट करा तो देखो आपका ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे कुछ बना तो आपने ये जो वैल्यू है ना आपकी, देखो ये हमारे फ्री फ्लोट की अभी हमने निकाली ना, यहाँ पे ये फ्री फ्लोट की आपने ये वैल्यू निकाली ये वाली, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब इसकी जगह पे देखो अब ये जो टी आई प्लस टी आई जे है इसमें हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से हमने फ्री फ्लोट तो यहाँ पे रख लिया और टी एल जे माइनस टी ई जे आ गया। ठीक है, अब आपको पता है आपने पर्ट में पढ़ा हुआ है कि जो स्लैक होता है वो क्या होता है, टी एल माइनस टी ई होता था आपका, है ना, आपने स्लैक पढ़ा था ना पर्ट में, तो वही बस है। ये एस जी हमारा क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा लेकिन हेड इवेंट का हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर हेड इवेंट का हो जाएगा। जैसे ऐसी इवेंट है तो यहाँ पे देखो इसका टी और इसका ही टी एल। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका एस जे निकल जाएगा। ठीक है, एस जे आपका ऐसे निकल जाएगा, तो वही आप इसमें कर सकते हैं। तो बहुत ईजी होगा ना, ये तो चीज आपको दी होती है टी टी एल, तो आपको पता ही कैसे निकालना है। तो बस सिंपल आपको फ्री फ्लोट में गया तो इसमें भी नहीं आप घुसे, आपने बस एक बार टोटल फ्लोट निकाला और ये आपने माइनस एस जे कर दिया, सिंपल आपने स्लैक माइनस कर दिया हेड इवेंट का। और यही हेड स्लैक का, सॉरी ये हेड स्लैक बोल देते हैं हम इसे, तो हेड स्लैक ही हमारा एक कौन सा हमारा फ्लोट बन जाता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट भी यही बन जाता है, वो हम आगे देखते हैं। देखो अब आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, थर्ड नंबर आता है हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्या होता है, देखो इंडिपेंडेंट फ्लोट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द एक्सेस टाइम दैट एग्जिस्ट इफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड्स एज लेट एज पॉसिबल एंड द सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये एक्स्ट्रा टाइम दिखाता है, हमें आइडिया देता है, क्योंकि हमें बताता है कि या तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड हो जाती है या फिर सबसे ज्यादा एंड हो जाए या फिर सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है। कैसे आप देखते हो, इट इज देयरफॉर डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ मिनिमम अवेलेबल टाइम ओवर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये जो आपको मिनिमम अवेलेबल टाइम दे दिया ना, जो वही देखो इसमें से मिनिमम अवेलेबल टाइम प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड या फिर लेट होती है या फिर एंड होती है या फिर लेट एज पॉसिबल एंड द सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो बस इन दोनों के जो बीच में टाइम होता है वो मिनिमम अवेलेबल टाइम होगा, बहुत ही कम होगा, और ओवर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन, और वो एक्टिविटी ड्यूरेशन से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आपको ये भी नहीं समझ आया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आपको ये भी नहीं समझ आया, अब आगे देखते हैं। देखो ये वैसे आपको मैं बताऊँ ना, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट फ्लोट है ना तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको खुद ही निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, आपको अच्छे से यहाँ पे देखो वैल्यू दी हुई है सारी, देखो टी ई जे निकालना है, ये आपको वैल्यू दी होगी, माइनस टी एल आई कर देना है, माइनस टी ई जे कर देना है। ठीक है, टी ई आई जे कर देना है, बस एक्टिविटी ड्यूरेशन आपको माइनस कर देना है, सिंपल आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल आएगा। तो देखो अब आता है इंटरफेयरिंग फ्लोट, लास्ट फ्लोट है। देखो इंटरफेयरिंग फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड द फ्री फ्लोट। तो वो ये कि टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच का डिफरेंस को हम कहते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट। इट इज जस्ट अनदर नेम गिवन टू द हेड इवेंट स्लैक। तो वही मैं आपको पहले बताई जा रहा था कि हेड इवेंट स्लैक क्या होता है, जो कि एस जे होता है हमारा, हेड इवेंट स्लैक भी हम क्या देते हैं। तो देखो अब आपका देखो इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या आ जाएगा, एफ आई टी क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस एफ एफ। तो हमने यहाँ पे एफ टी की वैल्यू डाल दी, ठीक है, आपके टोटल फ्लोट की, और इसके बाद आपने डाली फ्री फ्लोट की, तो इसकी वैल्यू डालोगे तो आपका ये चीज निकल जाती है, सिंपल है ना। ये चीज आपने देखो एस जे ले लिया यहाँ पे, अब वही चीज हमारी यहाँ पे भी निकली, देखो एस जे ये ना टी एल जे, टी एल माइनस टी ई वही निकला था ना हमारा सेम, तो वही यहाँ पे भी निकल गया, तो वही हमारा एस जे होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन करें ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे होता है। सारी ट्रिक्स मैं अभी आपको इस क्वेश्चन पे बताता हूँ जो अभी हम करने वाले हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो देखो फाइंड द फ्लोट्स फॉर द नेटवर्क गिवन। तो देखो फ्लोट्स निकालने हैं, ठीक है। अब इस नेटवर्क गिवन के देखो समझने वाला काम हम समझ चुके हैं, अब हमारा ट्रिक्स वाला काम शुरू होगा, ठीक है। ट्रिक्स कैसे लगानी है, इसको सॉल्व करना कैसे है, जल्दी से जल्दी। अगर आपको एग्जाम में देखो आता है, तो अगर आप समझने के ऊपर भरोसे बैठे रहे तो देखो मतलब कि 40 से 45 मिनट आपको लग जाएंगे सॉल्व करने में, लेकिन मैं आपको अब ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैं सारे क्वेश्चन को आपको बताता था कि पर्ट वाले क्वेश्चन में कि आपको पहले फिगर देखने फिर टेबल पे जाना है, लेकिन इसमें मैं बोलूंगा कि आपको पहले टेबल पर आना है फिर आपको फिगर पर जाना है। कैसे, तो देखो सबसे पहले हम टेबल पर आते हैं। देखो आप टेबल पे ये चीजें याद कर लो, ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले अर्लीस्ट आएगा फिर लेटेस्ट आएगा, ठीक है, ई एस टी ई एफ टी, देखो उससे पहले एक्टिविटी और टी आई जे एक्टिविटी ड्यूरेशन, ठीक है। तो देखो लेटेस्ट भी आ जाएगा, उसके बाद टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो मैंने सारे आपको सीरियल में कराए थे और बोला भी था कि सीरियल में याद रखना। तो देखो अब सबसे पहले मैं बताता हूँ देखो आपको टेबल कैसे फिल करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिविटीज मेंशन कर लेंगे, 1 2 1 3
ठीक है। फिर 2, 5, 2, 7 ऐसे हम सारी ये एक्टिविटी हमने मेंशन कर ली। अब इनके हम एक्टिविटी ड्यूरेशन भी हम सारे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो 1, 2 का 10 हो जाएगा, ठीक है। 1, 3 का आपका क्या 12 हो जाएगा। ये सारे दिए हुए तो आपने ऐसे डाल लिए। तो देखो अब और क्या करना है। अब देखो अब EST, देखो EST क्या TEI तो है ना। EST को TEI है जो कि हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होता है जो हमारा, ठीक है। वो तो आपको देखो सारे गिवन ही है, ये सारे गिवन है, नहीं भी होते तो आपको निकालने आते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या है 1, 2 का देखो 0, ठीक है। अब यहाँ पे आगे 0। अब देखो 1, 3 का भी क्या होगा, 1, 3 का भी तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0। 2, 5 का देखो 2, 5 का 10 होगा और 2, 7 का भी आपका देखो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सारे ये चीजें भर सकते हो। देखो 2 रोज आपकी भर गई, एक ये भर गई और अब ये भर गई, ठीक है। अब हम आते हैं इन पे नहीं आते, हम सीधा आते हैं LFT पे। देखो LFT हमारा यहाँ पे TL है, तो TL का मतलब क्या होता है लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम। तो देखो ये जो फिनिश हो जाता है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, अब TL 1, 2 का क्या है 0, ठीक है ना। सॉरी 1, 2 का क्या आएगा, 1, 2 का आपका 18 आएगा, ठीक है। आपको TLJ लेना है, ठीक है। TL यहाँ पे ऐसे J लगा देंगे ना, तो TLJ लेना है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 3 में आपका देखो क्या आ जाएगा, 1, 3 में आपको 12 आ जाएगा। देखो अब ऐसे आप पूरा टेबल भी फिल कर सकते हो ना। अब देखो मैंने वही बताया ना आपको, टेबल पहले फिल कर लिया आपने, ठीक है। ये आपने कितनी रोज कर ली, 1, 2, 3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था EST EFT, तो आपको उसमें पता है कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कि एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है। तो देखो EST प्लस अर्लीस्ट में आप प्लस करोगे, लेटेस्ट में आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। देखो अब ये एक्टिविटी ड्यूरेशन आप सिर्फ प्लस करना है, यहाँ से ये प्लस, यहाँ से ये प्लस, ये प्लस, ये जैसे ये दोनों प्लस करे तो ये आंसर आ जाएगा, ये प्लस करो तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। आपको डायग्राम में भी नहीं देखने की लोड पड़ेगी आपको ये EFT और LST निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो आपने ऐसे ऐसे कर दिया, अब आपने ये चीजें ऐसे निकाल दी सारी, है ना। ये ऐसी सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। अब वैसे सेम आप इसमें माइनस कर दोगे। देखो 18 में से आप 10 माइनस करोगे तो 8 रहेगा, 12 में से 12 करोगे तो 0, 26 में से 8 करोगे तो 18, 40 में से 12 करोगे तो 28। तो देखो अब ये माइनस पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये टेबल आपका, ये वाला ये पूरा टेबल, इतना वाला पोर्शन आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ यहाँ से उठाई वैल्यूज, यहाँ पे करी और प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। बहुत ही इजीली यहाँ पे टेबल हो गया। तो ये ट्रिक थी, ठीक है। कम से कम आपका ये आधा मिनट नहीं लेगा ये टेबल पूरा आपका अच्छे से ये वाला साइड होने के लिए। अब देखो अब हम आते हैं टोटल फ्लोट पे। देखो अब टोटल फ्लोट, देखो मैंने अगर आपको बताया था उसमें क्या बताया था, देखो ये मैंने समरी लिखी हुई है कि LFT माइनस EFT कर लो या फिर LST माइनस EST कर लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, LFT माइनस क्या आएगा, देखो LFT माइनस EFT, LFT माइनस EFT अगर आप करोगे, देखो 18 में से 10 करा 8, 12 में से 12 करा 0, ठीक है। 26 में से 18 करा तो 8, 40 में से 22 करा तो 18। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाली भी चीजें आपको सारी यहाँ पे गिवन ही है। देखो ये भी गिवन है, ये वाला ये भी गिवन है, ये और TEIJ भी आपको यहाँ पे गिवन है, ये भी कर सकते हो। लेकिन ये ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो जो मैंने आपको बताई थी सारी चीजें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो। तो देखो ये चीजें निकल गई, देखो ये सारी चीजें निकल गई, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे ना आराम से। देखो ये वाला प्लस, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे प्लस करते जाओगे तो सारा आपके ऐसे निकल जाएगा। अब उसके बाद फ्री फ्लोट, देखो फ्री फ्लोट निकालने से पहले हम आ जाते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट पे, सबसे लास्ट में आता है। ये हमें क्या बोलता था, स्लैक है। ये स्लैक है TLJ माइनस TEJ, के TLJ माइनस TEJS। अब स्लैक का आपको देखो कैसे करना पड़ेगा, सिंपल आपको इसमें से देखना है। देखो 1 का यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1, 2 एक्टिविटी का देखो यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से 18 निकालो तो देखो TLJ 18 में से अगर आप 10 निकालते हो TIJ तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। ये आ गया ना, नॉर्मली आपका देखो TEJ आ जाएगा ये, और ये TLJ, ठीक है। 18 में से 10 निकालोगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 1, 3 पे। देखो 1, 3 पे एक्टिविटी पे है तो 12 से 12 निकालोगे तो 0 आ जाएगा। देखो सिर्फ 10 और 18 में आपका है थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी सब में देखो 26, 26, 34, 34 ये सारे आपको डिफरेंस 0 के बराबर है, तो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझना है। TLJ क्या होगा आपको, देखो TLJ 18 माइनस TEJ आपका क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 एक्टिविटी के लिए, ठीक है। फिर 1, 3 के लिए आपका 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके सारे 0 निकल गए। अब आपको पता है कि हमने फ्री फ्लोट कैसे निकालना था। फ्री फ्लोट हमारा कैसे निकलेगा, टोटल फ्लोट FT हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट माइनस आपका स्लैक हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा हेड स्लैक था, देखो ये SJ है ना, ये SJ हेड स्लैक, तो सिंपल इसमें से माइनस करना है, आपका ये निकलेगा। देखो 8 में से 8 निकाले 0, 0 में से 0 ही रहेंगे, 8 में से 0 निकाले 8 रहेंगे, 18 में से 0, ये सारे अब ये सारी वैल्यू सेम आ जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे 0 है तो ये सारी वैल्यू ऐसे सेम आ गई। तो देखो सारे टेबल आपने बिना यहाँ से देखे, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करे बिना आपने सारी वैल्यूज भर ली, सिर्फ ये वाली चीज रहेगी।
इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब ये देखो नाम पे इंडिपेंडेंट फ्लोट है, तो किस पे क्या डिपेंड करेगा, है ना। तो किस पे क्या डिपेंड करेगा, तो ये तो भाई आपको खुद निकालना पड़ेगा। देखो TEJ, अब हम ये एक्टिविटी लेते हैं 1 2, तो 1 2 में अगर आप देखो TEJ माइनस TLI माइनस TEIJ, तो देखो TEJ आपका देखो यहाँ पे क्या आएगा, TEJ आपका देखो आएगा 10, ठीक है, 10 माइनस TLI, तो TLI आपका देखो क्या 0, माइनस 10 माइनस 0 10 रह जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे आएगा TEIJ, तो 10 माइनस 10 आपका देखो क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। सिंपल है ना। बस ये है कि बस ये चीज जो है ना आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट है ना, ये आपको यहाँ से देख देख के करना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। यहाँ से आपको ये वैल्यूज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यूज आपको कहीं पे भी यहाँ पे गिवन नहीं होंगी, ठीक है, टेबल पर। देखो बहुत इजीली हो गया ना, तकरीबन आपको 5 मिनट लगे होंगे पूरा टेबल करने में। और आप देखो ये क्वेश्चन देखते आप डर गए होगे कि यार ये तो बहुत बड़ा जाएगा यार, 45 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में। मैंने आपको खुद समझाने में तकरीबन आपको 7 मिनट में समझा दिया, तो आप तो करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो अब ये हमारा पूरा हो गया, हमारा फाइंड द फ्लोट्स फॉर द नेटवर्क गिवन। तो फ्लोट्स हमारे यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, लेकिन बाकी यूज तो होगा, ये कहाँ पे यूज होगा वो आपको बताऊंगा, लेकिन वैसे आपका एक क्वेश्चन पूरा खत्म होगा, और ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है 10 नंबर में। देखो अब ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम, देखो नेक्स्ट CPM का क्या अंदर आता है टॉपिक, अपडेटिंग। देखो अपडेटिंग क्या होता है, देखो द कंट्रोल ओवर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड टेकिंग नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स टू ब्रिंग थिंग्स बैक ऑन शेड्यूल। The process of preparing a new network showing the rescheduled activities is called updating। देखो अपडेटिंग क्या होता है, देखो अब मैं कहता हूँ, आपने कहा कि प्रोजेक्ट आपने डाल दिया कि यार ये प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन गया, ठीक है। अब आपको उसका अपडेट तो रहना ही पड़ेगा ना, कि 30 दिन बाद क्या काम हो रहा है, फिर आपका 40 दिन के बाद क्या काम हो रहा है, 50 दिन के बाद क्या काम हो रहा है, और वो काम जो जो आपने सोचे थे वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो खत्म हो गए या नहीं हो गए, तो वो सारा अपडेटिंग में आता है, ठीक है। अब देखो अपडेटिंग है ना, एक मैं बताऊँ ना, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए, ये वाला चीज, ठीक है, ये आपको टेबल याद करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बस इस टेबल भी सारी चीज डिपेंड करेगी, ठीक है। ये वाला आपको टेबल याद करना, तभी मैंने बुक की डाली है, ना कि अपने खुद बनाया है, क्योंकि बुक का डाले तो आपको पता चलेगा कि ये आपका पूरा आपको फाइनल याद करना है, ठीक है। ये टेबल आपको ये ऐसे हेडिंग याद होगी, वैल्यूज निकालनी तो बहुत ईजी है। देखो अब सीधे इसके एग्जाम्पल करते हैं, और इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं अपडेटिंग में, तो ठीक है। अब देखो फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब फिगर का ये रही फिगर, ठीक है। अब आपको ये पूरा नेटवर्क शो हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब कहता है विच इज टू बी अपडेटेड एट द एंड ऑफ 12 डेज। देखो अब ये कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अब वो कहता है कि जिसने प्रोजेक्ट का मतलब काम दिया था कि मुझे 12 दिन का आप बताओ कि 12 दिन के बाद आपका क्या हो रहा है, कि 12 दिन खत्म हो गया, प्रोजेक्ट शुरू हुए, अब आपकी क्या प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन सी नहीं, तो आप सब आपको चीजें बतानी है, ठीक है। द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ अपडेटिंग। तो ये सारी अब कंडीशंस हम लगाते हुए हम बताएंगे कि इस एक्टिविटी, ये जो हमारा नेटवर्क है, इसके 12 दिन के बाद क्या प्रोग्रेस है। देखो सबसे पहले कहते हैं, देखो एक्टिविटी 1-4 वाज कंप्लीटेड एज ओरिजिनली प्लान। तो 1-4 इन्होंने कहा कि ओरिजिनली प्लान, तो 5 दिन में ही कंप्लीट हो गई थी। तो मतलब ये आप देखो यहाँ पे लिखोगे 1-4, देखो ये पूरा टेबल वही आएगा ना। अब मैंने खुद से बनाया क्योंकि मैंने सॉल्व करा है। देखो 1-4 उन्होंने कहा कि होगी, ठीक है, 1-4 होगी यस, और किस में टाइम पे होगी, उसी टाइम पे होगी जहां पे उसने बोला था, ठीक है। तो 5 दिन में ही होगी, तो यहाँ पे आपने 5 डाल दिया। देखो इफ यस टाइम टेकन बताओ, तो ये आपने ऐसे 5 डाल दिया। अगर मैं आपको टेबल नहीं समझाया तो मैं बताता हूँ, देखो वेदर कंप्लीटेड और नॉट, पहले आएगा वेदर कंप्लीटेड नॉट, यस या नो। अगर यस आता तो आप बताओगे कि कितने टाइम में हुई, ठीक है। अब अगर आपका नो आता, देखो अब आता है एडिशनल टाइम कितना चाहिए, अभी भी अगर प्रोग्रेस में चल रही एक्टिविटी, ठीक है, कितने अभी चाहिए आपको एडिशनल टाइम। और अब उसके नेक्स्ट आता है देखो कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी येट टू बिगिन, अभी वो शुरू होनी है, तो आपको और कितने दिन चाहिए, ठीक है ना, वो एक्टिविटी खत्म करेंगे। तो ये आपको पूरा टेबल होता है, ठीक है। अब देखो अब कहते हैं कि एक्टिविटी 1-3 वाज एग्जीक्यूटेड मोर रैपिडली देन ओरिजिनली शेड्यूल्ड एंड इट टुक 8 डेज फॉर इट्स कंप्लीशन। देखो इन्होंने कहा कि एक जो 3 है ना, 1-3 ना बहुत तेज होगी और 10 दिन चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 8 दिन में कर दी। देखो 1-3 भी हम कहेंगे हाँ भाई हो गया, 12 दिन से पहले होगी, तो 8 हमने यहाँ पे लगा दिया। इफ यस टाइम टेकन 8 डेज, तो 8 दिन में होगी, ठीक है। अब आपका ऐसे हो गया। अब थर्ड पे देखो एक्टिविटी 3-4 कमेंस्ड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 1-3। तो इन्होंने कहा कि 1-3 के बाद हमारी 3-4 भी शुरू होगी, ठीक है, कंप्लीट होगी, एंड वाज फिनिश्ड एट द एंड ऑफ द 11th डे। तो 11th डे पे खत्म हुई है, इसका मतलब कि देखो 8 दिन बाद तो वो शुरू हुई थी, 11th पे खत्म होगी, तो मतलब कि कितने, देखो खत्म तो 12 दिन से पहले होगी, लेकिन कितने दिन में हुई थी, ये 3 दिन में हुई। तो देखो 3/4 को हम क्या बोलेंगे, 3 दिन में हुई, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे नेटवर्क में क्या था, 3-4 आपकी 3 दिन में ही होनी थी, और आपकी यहाँ पे भी आपकी 3-4 3 दिन में हुई है। तो मतलब ये ठीक है, आपके 3-4 है, 3-4 एक्टिविटी में आपके 3 दिन में होगी। आपको अच्छे से समझ आ गया ना। ऐसी क्वेश्चन आते हैं अपडेटिंग पर, और आ भी सकता है, ये नहीं कि नहीं आएगा,
तो ऐसे आपका हो गया। अब आते हैं देखो एक्टिविटी 4-5 वाज कमेंस फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 3-4। 3-4 के बाद शुरू हुई एट द एंड ऑफ द 11 डे एंड स्टिल रिक्वायर्स 6 मोर डेज फॉर इट्स कंप्लीशन। ये शुरू हो गई लेकिन अभी 6 दिन और चाहिए 4-5 एक्टिविटी को। तो 4-5 एक्टिविटी अभी 6 दिन और चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4-5 के लिए अभी 6 दिन और चाहिए। शुरू हो चुकी है लेकिन 6 दिन अभी और चाहिए। तो देखो हम इसमें डालेंगे, ठीक है, इस वाले टेबल में डालेंगे। शुरू तो हो चुकी है, अगर शुरू ना होती तो इसमें आ जाता, अब शुरू हो चुकी है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो 4-5 का हो गया। अब आता है कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 1-2 वाज डिलेड ड्रास्टिकली एंड इट स्टिल रिक्वायर्स 10 मोर डेज फॉर इट्स कंप्लीशन। देखो एक्टिविटी 1-2 तो सबसे पहले शुरू हुई लेकिन वो बहुत ही डिले हो गई है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिले हुई है और उसे अभी भी चाहिए 10 दिन, ठीक है। तो हम कहते हैं अभी भी 1-2 को अभी चाहिए 10 दिन। तो शुरू तो हो चुकी है, यहाँ पे 10 दिन ऐसे आ गया अपडेटिंग पर टेबल पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2-7 विल कमेंस फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी 1-2। तो 1-2 के बाद शुरू होगी एंड विल रिक्वायर 9 डेज फॉर इट्स कंप्लीशन इंस्टेड ऑफ 6 डेज ओरिजिनली एस्टिमेटेड। देखो अभी हम कहते हैं कि 1-2 तो अभी चल रही है ना, तो अभी 2-7 तो अभी स्टार्ट होगी। तो 2-7 अभी स्टार्ट होगी 1-2 के बाद एंड स्टिल एंड विल रिक्वायर 9 डेज। ये 9 डेज चाहिए, ओरिजिनली कितने थे 6 थे। तो 2-7 के अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे देखो 2-7 के आपको 6 थे लेकिन अब 9 दिन चाहिए। तो देखो अभी स्टार्ट हुई नहीं तो अभी कंप्लीट होने के लिए उसके 9 दिन चाहिए, क्योंकि अभी पहले ये खत्म होगी 1-2 फिर उसके बाद 2-7 शुरू होगी और उसके लिए आपको 9 दिन चाहिए। तो आपका ये वाले टेबल पे देखो पहली एंट्री आई थी 9 दिन की। यहाँ पे देखो कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी येट टू बिगिन, अभी शुरू होनी है, ठीक है। अब आपका देखो 2-7 भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है देखो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू परफॉर्म एक्टिविटी 5-8 हैज बीन रिवाइज। तो 5-8 रिवाइज हो चुकी है। देखो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑन द प्रोजेक्ट गेन टू दिस पॉइंट इट नाउ रिक्वायर्स 10 डेज इन द प्लेस ऑफ 6 डेज ओरिजिनली एस्टिमेटेड। तो उन्होंने कहा कि 5-8 एक्टिविटी जो है हमारी, देखो 5-8 एक्टिविटी 6 दिन चाहिए थे लेकिन अब उसको 10 दिन चाहिए, ठीक है। हमने देखा कि यार बहुत डिले हो रहा है, बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हमें 6 से 10 दिन हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी कौन सी एक्टिविटी नंबर है, एक्टिविटी नंबर आपकी 5-8। तो 5-8 पे देखो आपको क्या आ जाएगा 10 दिन चाहिए भाई अब तो, ठीक है। अब आपने ऐसे 10 दिन डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे आपके 10 दिन आ गया, अभी कंप्लीशन अभी शुरू नहीं हुई, ठीक है। हमने तो अभी देखा है, हमने ये देखो यहाँ पे द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, अभी परफॉर्म करना है, रिवाइज कर दिया। तो देखो 6 से 10 हुआ है, तो देखो अब यहाँ पे सिंपल आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नो अदर एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड एंड द ओरिजिनल टाइम एस्टिमेट फॉर दीस एक्टिविटीज स्टिल अपीयर टू एक्यूरेट। अब इन्होंने कहा कि और कोई एक्टिविटी शुरू हुई नहीं अभी, और कहा है कि वही ओरिजिनल टाइम रहेगा इनका। तो देखो अब जो जो एक्टिविटी नहीं शुरू हुई, जैसे हमने जैसे 5, 6, 8 और 7, 8 का लिया, देखो 6, 8, ठीक है, और 7, 8 हमने नहीं, 5 और 5 यहाँ पे दिए हुए, तो इन्होंने कहा कि इसी पे होगी, ठीक है, लेकिन अभी शुरू होगी। देखो 5 और 5 यहाँ पे कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी येट टू बिगिन पर आ गई, ठीक है। ऐसे अब ये चीज आ गई, ठीक है। अब हमने ये 12 दिन के बाद करा था, ठीक है। अब देखो अब ये फिगर में देखो फर्क पड़ गया ना, कितना फर्क पड़ गया। देखो अब ये क्रिटिकल पाथ अलग होगा, क्रिटिकल पाथ होता है लॉन्गेस्ट टाइम। तो देखो अब क्रिटिकल पाथ क्यों फर्क पड़ा अब मैं बताता हूँ। देखो 12 दिन के बाद करनी थी, 12 दिन के बाद देखो 1-3, 1-4 और 3-4 तो हो चुकी है, तो हम वो क्यों लेंगे, है ना, क्रिटिकल पाथ में हम वो क्यों लेंगे जो कि हो ही चुकी है। देखो हो चुकी है, देखो 0-0-0 ऐसे हमने कर दिया। देखो 1-3, 3-4 और 1-4 हमने ऐसे सारी 0-0 कर दी, तो मतलब ये तो हो चुकी है। अब क्रिटिकल पाथ चेंज है, तो क्रिटिकल पाथ अब 1-2-7-8 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही फर्क पड़ता है। देखो अपडेटिंग बस ये है कि 12 दिन के बाद बताओ कि भाई क्या फर्क पड़ा, ठीक है। बस आपको टेबल याद होना चाहिए, उसके बाद ये तो बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये भी 5 मिनट की बात थी, पूरे आराम से आपने ये हमारा अपडेटिंग पढ़ चुके हो। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट रिसोर्सेज एलोकेशन। अब देखो ये क्या होता है, रिसोर्सेज एलोकेशन क्या होता है। देखो रिसोर्सेज आर फिजिकल वेरिएबल सच एज मैन, मटेरियल्स, मशीन, स्पेस, मनी एक्सेट्रा व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो देखो रिसोर्सेज तो आपको यहाँ से पता चल गया फिजिकल वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, लेबर, मैसन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मटीरियल्स हो सकते हैं, मशीन, वो सब होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अब रिसोर्सेज एलोकेशन की यूज क्यों होती है। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज में भी रिस्ट्रिक्टेड, या फिर अवेलेबिलिटी हमारी सारी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। देखो अब हम कहते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि रिसोर्सेज जो हमें दिए होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट होता है डिमांड ऑफ वेरियस रिसोर्सेज शुड बी मोर और लेस यूनिफॉर्म ऑल अलोंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हम कहते हैं कि जब हमें डिमांड चाहिए होती है तब हमारा रिसोर्सेज एलोकेशन बनता है, ठीक है। तब हमें उससे पता चलता है कि हमें कितनी डिमांड चाहिए, यूनिफॉर्मली मोर चाहिए, लेस चाहिए, वो आपको सब रिसोर्सेज एलोकेशन से पता चलता है। देखो बहुत ही ईजी है, इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं, सारा सिंपल ही आपको सब दिया होता है। बस आपको सिंपल, आपको जैसे हम कहते हैं ना कि यार देख के बस आपको उतारना अलग से, बस वो वाली चीज है। देखो आपको कहते हैं रिसोर्सेज यूसेज प्रोफाइल निकालना है, हिस्टोग्राम कह देते हैं एक तरह का, ठीक है। रिसोर्सेज यूसेज प्रोफाइल निकालना है। अब इसका सिंपल होता है, देखो आपको ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन इसके बाद शुरू होगा। तो देखो इन्होंने ऐसे एक नेटवर्क डायग्राम आपको दे दिया, इसमें सब कुछ मेंशन है, TETS आपको सब मेंशन है, लिस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, लेटेस्ट अक्रेंस टाइम हो गया, सब आपको मेंशन है, TEIJ एक्टिविटी ड्यूरेशन मेंशन है। अब उन्होंने कहा कि यही चीज जो हम रिसोर्सेज पर आते हैं,
तो रिसोर्सेज अब आपको दे दिए, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, देखो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है। अब देखो इन्होंने कहा कि 1 से 2 एक्टिविटी 1 से 2 में जो हमारी ड्यूरेशन 2 दिन की है उसमें हमें एक मेसन चाहिए और एक लेबर चाहिए। देखो मेसन मतलब मिस्त्री हो गया, ठीक है, लेबर तो सिंपल लेबर, मिस्त्री जो थोड़ा सा ज्यादा स्किल्ड होता है लेबर से, ठीक है, लेबर को हेड करने वाला मिस्त्री होता है एक तरह का, हम अगर बोले तो हम देसी भाषा में। देखो मेसन आपका ऐसे हो गया, तो मेसन और लेबर्स। अब कहते हैं 2-3 में, अब 2 और 3 में देखो टाइम आपको 3 दे दे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसमें 2 चाहिए, ठीक है, मेसन आपको 2 चाहिए और आपको लेबर भी 2 चाहिए, ठीक है, पहले में तो 1 चाहिए थे, अब आपको 2 चाहिए, ठीक है। अब ऐसे आपको सब गिवन है, ठीक है। अब बस आपको एक हिस्टोग्राम बनाना जिसमें आपको पता चले कि लेबर किस किस दिन कैसी कैसी चाहिए और मेसन आपको किस किस दिन कैसे कैसे चाहिए, ठीक है। अब इसका देखो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको टाइम स्केल वर्जन बनाना होता है, ठीक है। किसका बनाना होता है, नेटवर्क का, ठीक है, टाइम स्केल बनाना होता है। कैसे, देखो आप जो 1 2 4 7 9 11 12 ये आपका वो है ना क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ को आप सीधा ऐसे आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, आपने देखो ऐसे क्रिटिकल पाथ मेंशन कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप सारे बाकी हम नेटवर्क्स बनाओगे, ठीक है। अब देखो बाकी सारे नेटवर्क्स बनाओगे, देखो थोड़ा सा फर्क भी बनेगा अब इसमें। अब कैसे, देखो अब हम कहते हैं कि जैसे 5 में आता है, देखो 5 जो एक्टिविटी है 5 से 9 वो कहते हैं कि कितने दिन में हो जाएगी, 5 से 9 4 दिन में हो जाएगी। तो यहाँ से ये तो अब खत्म ही आपकी 4th पे हो रही है, 4th से स्टार्ट हो रही है, तो 4 दिन में अगर हम कहते हैं 8 पे खत्म होती है, आपको 4 दिन चाहिए, तो आप 9 को कैसे जोड़ोगे, ठीक है, 9 तो आपको ऐसे है। तो ये सारा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, ये आपका टोटल फ्लोट हो जाता है, ठीक है, ये आपका सारा टोटल फ्लोट हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका टोटल फ्लोट हो गया। अब मतलब ये आप इसमें कभी भी कर सकते हो, ठीक है, अब आपने यहाँ तक कर लिया बस, ठीक है, खत्म बात, नहीं तो आप ये वाला उठा के यहाँ पे भी कर सकते हो, 4 दिन के लिए करना है कहीं पे भी आप कर सकते हो, आपका टोटल फ्लोट हो गया, ठीक है। हमने पढ़ चुके हैं टोटल फ्लोट क्या होता है, तो वो सारा आपके पढ़ चुके हैं, तो अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा। तो देखो अब आपने ऐसे कर दिया। अब देखो अब टाइम स्केल वर्जन है, ठीक है, टाइम स्केल वर्जन ऑफ नेटवर्क है। तो देखो टाइम स्केल में क्या है, देखो आपने ऐसे टाइम बना लिया, ठीक है, ये डेज है, ठीक है, ये सारे आपके डेज है, ठीक है, ये आपके ऐसे डेज है। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 तक जा रहा है, ठीक है, 19 डेज तक आपका जा रहा है। आपने यहाँ तो यहाँ से प्लस कर लिया, जैसे आपकी मर्जी। देखो यहाँ पे टीएल आपको दिया हुआ 19, ठीक है, तो शेड्यूल आपको बता देगी 19 दिन का आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल हुआ है। जैसे आपके 19 दिन ऐसे हो गए। देखो अब क्या करना है, आप देखो 1 एक्टिविटी जा रही है, देखो 1 से 2 आपके देखो यहाँ पे अब टाइम नहीं लिखना, अब आपको देखो 1 से 2 आपको कहते हैं 2 दिन में हो रही है ये। अब आपको देखो बस आपको ऐसे देखना और लिखना है, ठीक है, तो आपको ऐसे ड्यूरेशन 2 दिन का है, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, आपने 1 से लेके 2 तक 2 दिन तक आपने 1 से लेके 2 इवेंट ऐसे लगा दिए। अब इन्होंने कहा था कि एक मेसन चाहिए और 2 लेबर चाहिए, एक मिस्त्री चाहिए 2 लेबर चाहिए। देखो एक मिस्त्री 2 लेबर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब नीचे सेम टू सेम अब आपका ऐसे मेसन और लेबर्स का आपको डिफरेंस में आपको बताना है, ठीक है, आपको अलग अलग बताना है। देखो मेसन में अब आपको क्या है, देखो पहले दिन में देखो ये सारे डेज में आ गए, ठीक है, ये सारे खाने जो है ना ये एक एक ब्लॉक एक एक दिन है। देखो पहले दिन में आपको एक मेसन चाहिए 2 लेबर चाहिए, ठीक है। अब दूसरे दिन भी आपको देखो यहाँ यहीं से उठाना है यही चीज। अब दूसरे दिन भी तो आपको सेम ही चाहिए ना, तो 1 मेसन 2 लेबर, ठीक है, 1 मेसन 2 लेबर, ठीक है, एक मिस्त्री 2 लेबर आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये चीज होगी। अब हम आते हैं देखो 2 3 पे आते हैं। अब हम आते हैं नेटवर्क 2 3 पे। देखो 2 3 पे जब आप आए तो 3 दिन चाहिए इसे। देखो 3 दिन आपके आ गए, 2 से 5 आपके ऐसे आ गए ना, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको 2 से 5 आपका ऐसे आ गया। अब कहते हैं कि 2 3 पे आपको चाहिए 2 मेसन 2 लेबर, 2 मेसन 2 लेबर हमने ऐसे लिख ली। अब कहते हैं कि 2 से 4 पे आपको चाहिए 3 मेसन 2 लेबर, ठीक है, 2 से 4 आपको चाहिए 3 मेसन 2 लेबर, ठीक है, 3 मेसन 2 लेबर। अब आपको 2 से 5 में चाहिए 1 मेसन 3 लेबर, ठीक है। अब देखो 2 से 3 में तो देखो सेम रहेगा। देखो 2 से 3 में आपको सारा कुछ प्लस करना है। देखो 2 मेसन 3 1 कितना हो गया, देखो 5 6, तो 6 आपको देखो 2 से 3 दिन में, ठीक है, मतलब आपको समझो कि तीसरे दिन आपको चाहिए, आपको 6 चाहिए, ठीक है, 6 मिस्त्री चाहिए 7 लेबर चाहिए, 3 2 5 2 7 हो गए, ठीक है, आपको ऐसे 7 चाहिए। अब देखो यही सेम आपको देखो ये भी 2 दिन के लिए एक्टिविटी रन हो रही है, ये तो ज्यादा ही हो रही है और ये भी ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो आपको ये पता चल गई। इससे आपको अगले दिन भी सेम ही रखना है, ठीक है, जैसे आपने इसमें सेम रखा अगले दिन भी ऐसे सेम हो जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट में आते हैं, देखो नेक्स्ट में जब आते हैं तो आपको ये वाला भी ऐड हो गया, 5th से 9 वाला, आप देखो 5th से 9 वाला भी ऐड हो गया, ठीक है। अब जो उस टाइम में आ जाएगा तो 10 हो जाएंगे, ठीक है, अब इसमें आपके 10 हो जाएंगे। देखो 5 + 3 + 2, ठीक है, अभी भी ये चल रहा है ना इसके लिए, तो 10 ऐसे आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करते करते ना आप ऐसे ऐसे टाइम निकालते निकालते आप समझ गए ना ऑर्डर क्या हो रहा है आपको समझाने का, ठीक है। रिसोर्स यूजर प्रोफाइल ऐसे निकलती है, ठीक है। अब आपको देखो अभी भी हम मेन नहीं पहुंचे, जो मेन चीज अभी निकालनी है, तो आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप ये सारी चीजें ऐसे ऐसे आप जाओगे, ठीक है, स्केल लेके चलना, ठीक है, स्केल मतलब कि आप यहाँ पे ऐसे स्केल रखना, फिर उससे ऐसे लाइन मारते रहना, ठीक है, मतलब स्केल ऐसे रख के पता चल जाएगा आपको इस लाइन पे क्या कितना आ रहा है, इस लाइन पे कितना है, ठीक है, इस लाइन पे कितना है, सारा स्केल से अच्छे से करना है, तभी हम इसे बोलते हैं स्केल्ड वर्जन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ये टाइम स्केल वर्जन है, टाइम स्केल वर्जन, ठीक है। अब हम कहते हैं मेसन और जो हमारा ये लेबर है ना,
अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है जो कि ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है रिक्वायरमेंट ऑफ मेसन्स कितनी है, रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर्स कितने हैं, तो देखो अलग अलग से बता दिया ना हमें, देखो अलग अलग से अच्छे से बनेगा। देखो इसमें अब क्या ही पता चलता है कि यार कितने में क्या चाहिए, ड्यूरेशन 2 3 ऐसे, अब इसको क्या ही पता चलता है ना। तो देखो अब इसमें से इजीली पता चलेगा। अब मैं कहूंगा कि यार हमें पहले 2 दिन के लिए कितनी लेबर चाहिए, मतलब कितने मेसन्स चाहिए, कितने मिस्त्री चाहिए, तो यहाँ से सिंपल पता चलता है पहले 2 दिन के लिए यार एक ही चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी आता है, एक यहाँ पे, तो 2 दिन के लिए आपको एक एक मिस्त्री रोज चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं देखो आगे। अब देखो मैं कहता हूँ कि 2 से लेके 4 तक, तो मैं कहता हूँ कि 2 से लेके अब 4 दिन तक आपको 6 चाहिए, ठीक है। 6 मेसन्स चाहिए अब आपको, उसके बाद 10 चाहिए, उसके बाद 13, ऐसे कम भी हो गए, ठीक है। अब ऐसे आपको मेसन्स हो गया, अब ऐसे आपको लेबर भी आ जाएगा। तो लेबर मैं कहता हूँ कि यार पहले 2 दिन के लिए हमें कितनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम रिसोर्स एलोकेशन ही कर रहे हैं ना, हम निकाल ही रहे हैं, तो अब रिक्वायरमेंट ऑफ क्या आ जाएगी। देखो मैं कहता हूँ पहले 2 दिन के लिए हमें कितनी लेबर चाहिए, ठीक है। 2 चाहिए, 2 पहले दिन चाहिए, 2 दूसरे दिन चाहिए, ठीक है। टोटल नहीं करना आपको यहाँ पे, 2 इस दिन चाहिए, 2 इस दिन चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको ये सारा हिस्टोग्राम है, तो इसको कहते हैं हम हिस्टोग्राम, ठीक है। ये आपका रिसोर्स एलोकेशन हो गया, यहाँ से बहुत इजीली हो गया। देखो आपको यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी, सिंपल आपको बस ये चीज बनानी है, और ये तो आपका देखो इसी से ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बाकी तो आपका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब ये आपका पूरा रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि ये आपका रिसोर्सेज यूसेज प्रोफाइल हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जो हमारा कॉस्ट मॉडल आता है। तो देखो अब हमारा आ गया कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अब इस चीज में ना बहुत ही बढ़िया चीज है, देखो मुझे क्यों लगती है बढ़िया चीज, क्योंकि इसमें पैसे की बात होती है, ठीक है। अब सारी इसमें पैसे के अराउंड हमारी बातें घूमे कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अब देखो चीज क्या होती है, देखो इन सीपीएम टाइम इज रिलेटेड टू कॉस्ट एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एन ऑप्टिमम टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप। देखो ऑप्टिमम टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि ऐसा हमने निकाला टाइम जिसमें हमारी देखो जैसे जब 10, देखो अब आपको कहा कि देखो 10 हफ्तों में आपको एक प्रोजेक्ट होना है, ठीक है। अब हमने देखो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा के उसको 9 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं। अब हमें इस पे देखना है कि इन चारों में से सबसे अच्छा हमारा मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा हो सकता है। अगर आपका यहाँ पे 8 आया तो आपका ये ऑप्टिमम टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप हो जाएगा, मतलब ये ऑप्टिमम टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है। टाइम कॉस्ट निकल जाएगा। तो मेनी टाइम इट बिकम नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अर्लियर देन द नॉर्मल टाइम, लेटेस्ट अलाउबल टाइम, ठीक है। तो वही है कि कभी कभी आपको कहते हैं कि यार जल्दी भी करना है, तो जल्दी में भी आप देख लेंगे ये उसमें हमारा हेल्प करता है कि क्या कॉस्ट आपकी आएगी अगर आप जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो। इन सच सिचुएशन द कॉस्ट ऑफ एक्सपीडिंग द ऑपरेशन और एक्टिविटीज हैज टू बी कंसीडर्ड, तो वो सारे आपको कॉस्ट लेने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर जो भी आपके निकलेंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा के। सीपीएम मेक्स यूज ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट अलॉन्ग विद द टाइम एस्टिमेट एंड प्रोवाइड्स अ शेड्यूल फॉर कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एट द मिनिमम टोटल कॉस्ट। तो सीपीएम बस इसी में हेल्प करता है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट पे आप कैसे एक शेड्यूल कर सकते हो प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। तो कंप्लीट कर सकते हो एक्टिविटी या फिर शेड्यूल कर सकते हो एक प्रोजेक्ट को। देखते हैं बहुत ही मजा आएगा। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कॉस्ट मॉडल। तो देखो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत काम आएंगे। एलिमेंट्स क्या है, मतलब एलिमेंट्स कह लो या फिर जो इसमें यूज होती है चीजें। तो देखो नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल टाइम इज द स्टैंडर्ड टाइम दैट एन एस्टिमेटर वुड यूजुअली अलाउ फॉर एन एक्टिविटी। तो वही है नॉर्मल टाइम, वही है एक्टिविटी का, ठीक है, कि जो हमारे लेंगे हम जो भी एस्टिमेट करता है तो बताता है कि भाई ये नॉर्मल टाइम है एक्टिविटी का। अब आता है हम क्रैश टाइम। देखो ये नई चीज आपके लिए, देखो क्रैश टाइम क्या होगा, देखो क्रैश टाइम इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड बाय एम्प्लॉइंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। देखो कहते हैं कि नॉर्मल टाइम, देखो एक एक्टिविटी का, देखो अभी यही समझा रहा हूँ मैं, देखो नॉर्मल टाइम एक्टिविटी हम कहते हैं 5 दिन लगेंगे, ठीक है। लेकिन हम यार सारे रिसोर्सेज लगा लिए, देखो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कह दिया हम इसमें हमने एक मशीन यूज कर रहे थे, 2 लेबर यूज कर रहे थे, ठीक है। हम कहते इसको डबल कर देते, तो डबल कर दिया तो हम कहते हैं कि 3 दिन में हो गया। तो वो जो हमारा दो क्रैश टाइम जो 3 दिन निकल गया ना, उसे हम मतलब जो 3 दिन हमारा निकल गया एक्स्ट्रा रिसोर्स लगा के, उसे हम कहते हैं क्रैश टाइम, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रैश टाइम। देखो क्रैश टाइम इज दैट टाइम बियॉन्ड विच द एक्टिविटी कैन नॉट बी शॉर्टेंड बाय एनी अमाउंट ऑफ इंक्रीज रिसोर्स। अब देखो आप कुछ भी बढ़ा लो, ठीक है, हम कहते हैं कि मशीन और बढ़ा लो, लेकिन वो हो ही नहीं सकता भाई 3 दिन से पहले। तो वो जो हमारा टाइम है वो हमारा क्रैश टाइम आ गया, ये आप अच्छे से समझ गए ना। देखो नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, जो ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो नॉर्मल टाइम पे हमारी कॉस्ट लगती है वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट रहती है, और जो क्रैश टाइम पे हमारी लगती है वो हमारी क्रैश कॉस्ट रहती है। दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी विद इन द क्रैश टाइम। तो वही क्रैश टाइम में जो लगती है इजी है। तो देखो अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा कॉस्ट स्लोप। तो देखो कॉस्ट स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा सारा डिफाइन होता है हमारा, ठीक है ना, कॉस्ट मॉडल। द कॉस्ट स्लोप इज द स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व अप्रोक्सीमेटेड स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये हमारा क्या होता है, इज द स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व की स्लोप होती है। कर्व हम आगे देखेंगे लास्ट पे। देखो मैंने फाइनल आंसर में रखा है ये, ना कि पहले समझाने का, क्योंकि यार के क्रैश कोर्स अब मैं एक ही चीज समझाऊंगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब लास्ट में क्वेश्चन भी मैं शुरू से ही पढ़ाता आ रहा हूँ ये चीज। देखो अप्रोक्सीमेटेड स्ट्रेट लाइन, तो कॉस्ट स्लोप क्या होता है, देखो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ठीक है। तो क्रैश कॉस्ट हमारी हमेशा ज्यादा आएगी नॉर्मल टाइम से, नॉर्मल कॉस्ट से, तो उसको माइनस हमने ऐसे करा ताकि नेगेटिव में ना आए, और नॉर्मल टाइम हमारा ज्यादा आएगा क्रैश टाइम से,
तो ऐसे नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो देखो ये आपका लॉजिक समझ आ गया क्रॉस स्लोप पे। उसके बाद आपका देखो क्रॉस स्लोप क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी आप लिख सकते हो सी सी माइनस सी एन बाई टी एन माइनस टी सी, तो आप कर सकते हो तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो देखो कॉस्ट स्लोप आपको सी एस इंक्रीज इन कॉस्ट डिक्रीज इन टाइम आपका डेल्टा टी डेल्टा सी आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी ये इसलिए करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं, बहुत ही मजा आएगा एग्जांपल करने में। देखो बिलो टेबल गिव्स द डाटा अबाउट द ड्यूरेशन एंड कॉस्ट इफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क शोन। तो देखो इस एक्टिविटी ये जो हमारी नेटवर्क शोन करा है तो इसकी हमें सारा दिया हुआ है। ठीक है, ड्यूरेशन कॉस्ट हमें सब दी हुई है। द प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आज 2000 पर वीक। तो ये हम अभी भूल जाते हैं। ठीक है, ये वाली आप लाइन अभी भूल जाओ। फाइंड ये कहाँ पे यूज होगी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो फाइंड द ऑप्टिमम ड्यूरेशन एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद आल्सो ड्रॉ द लीस्ट कॉस्ट नेटवर्क। तो हम सारा कुछ बनाएंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन आपको लास्ट में यूज होगी, ये मैं बताता हूँ आपको लास्ट में यूज है कैसे होगी वो देखते हो। देखो अब आपको ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, क्रैश ड्यूरेशन ये आपको सारा यहाँ पे देखो, नॉर्मल ड्यूरेशन देखो यहाँ पे सारी मेंशन है इस डायग्राम में। देखो 1 से 2 4 का 2 ये क्रिटिकल बात है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो स्टेप्स में चलते हैं इसमें। देखो आपकी सारी क्रैश कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, आपकी सारी नॉर्मल कॉस्ट दी हुई है। तो देखो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आता है स्टेप 1 टाइम स्केल वर्जन ऑफ नेटवर्क। तो ये मैंने आपको देखो हिस्टोग्राम में भी कराया था ना, तो अब इसमें भी वही आया था। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको हिस्टोग्राम में नहीं समझ आया, क्योंकि ये छोटा सा है, इसमें कंपोनेंट्स कम है। देखो अब इसमें देखो क्रिटिकल पाथ वही है कि क्रिटिकल पाथ को आपको सीधा ले कर देना। ठीक है, सीधा बिछा देना ऐसे, उसके बाद आपको बाकी एक्टिविटी साइडों में दिखानी है। तो देखो अब मैं कहता हूँ कि अब इसमें आप फ्लोट आ गया। ठीक है, टोटल फ्लोट कैसे आ गया, देखो 2 से 4 पे आप जाओगे, यहाँ पे 2 से 4 पे आपको 7 दिन में होती है। ठीक है, अब देखो 2 से 3 में 5 दिन में होगी और 3 से 4 हमारी 4 दिन में होगी। तो क्रिटिकल पाथ तो हमारा ये हुआ था 9 दिन। ठीक है, 4 से लेके यहाँ पे 13 तक 9 दिन, लेकिन हम कहते हैं कि 2 से 4 हमारी 7 दिन में, तो 7 दिन में यहाँ तक 7 आ गई और जो हमारे 2 रह गए, ठीक है 13 तक 11 12 13 ये 2 दिन जो हमारे रह गए वो हमारे टोटल फ्लोट हो जाएंगे। ठीक है, टोटल फ्लोट हो जाएंगे। अब इसके बाद आप ये एक्टिविटी थोड़ी सी इधर से इधर कर दो, इधर से इधर कर दो, वो उसका कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, देखो आपने ऐसे बना लिया टाइम स्केल वर्जन ऑफ नेटवर्क। तो अब इसके बाद देखो कॉस्ट स्लोप निकालनी होती है। तो वो जो मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूला बताए थे, तो एक्टिविटी 1 2 देखो क्रैश कॉस्ट हमें दी हुई थी 12,000, नॉर्मल कॉस्ट हमें 4,000 दी, तो माइनस 4,000 करा 8,000 निकल गई। नॉर्मल टाइम आपको 4 दिए थे। ठीक है, ये आपको देखो नॉर्मल टाइम आपको 4 दिए थे। ठीक है, क्रैश टाइम आपका देखो 2 दिया था, इक्वल टू 2 हो गया। अब 5 का अगर देखो एक्टिविटी 2 3 में तो 5 माइनस 2 करा तो 3 आ जाएगा। अब देखो इनको डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा सी बाय डेल्टा डी आपको कॉस्ट स्लोप आ जाएगी, वो क्या आती है देखो 4,000 आ जाएगी इसके लिए 1500 आ जाएगी, इसके लिए 1200, 2 4 के लिए और 3 4 के लिए आपको 2500 आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको सिंपल आपको पता चलेगा कैसे आई। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या होता है, देखो स्टेप 3 आपका है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो जो नॉर्मल ड्यूरेशन हम जब लेते हैं ना वो हम क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग लेते हैं। देखो इसमें क्रिटिकल पाथ क्या है 1 2 3 4। देखिए ये है, तो इसमें देखो 1 से 2 में आपका 4 लगा, 4 दिन लगे। ठीक है, 4 हफ्ते लगे। ठीक है, वीक्स में बात कर रहे हैं। तो 2 से 3 में आपको 5 लगे, 3 से 4 में आपको फिर से 4 लगे। ठीक है, तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो 4 + 5 9 9 + 4 13, तो 13 वीक्स आपका ये टोटल हो गया। तो ये क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग जाता है। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है ना, देखो प्रोजेक्ट का तो देखो क्रिटिकल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा ना प्राइस। ठीक है ना, अब ये थोड़ी कि हमने इसमें फ्री में करवा लिया ये वाला जो हमारा पाथ है, तो उसमें तो आपको सारा ऐड होगा। सारा ऐड देखो नॉर्मल कॉस्ट आपकी देखो 1 2 की 4000 होती है, फिर 3000 प्लस 3600 प्लस 5000। ठीक है, अब इसको आप टोटल करते हो 15,600 आपकी ये पूरी बनती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो 15,600 में आपका ये होता है इंक्लूजन ऑफ आपका क्या होता है कि अभी आपने यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट नहीं डाली है। ठीक है, 2000 पर वीक अभी आपने वो डाली नहीं। ठीक है, वो तो देखो अब आपका नेक्स्ट आता है फर्स्ट स्टेज क्रैशिंग। अब देखो क्रैशिंग इंपॉर्टेंट है। देखो सारी आपको कॉस्ट में क्रैशिंग ही तो करनी है। क्रैशिंग से आपको बताएगा देखो आपने रिसोर्सेज बढ़ाए, ठीक है, टाइम कम हुआ तो उसकी कॉस्ट क्या बनी। ठीक है, अब आपको यही आपका क्रैशिंग का मतलब है एक तरह का। देखो इसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा, आगे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ज्यादा, सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, आपको देखना नहीं यहाँ पे, फिर आपके पास सुनना है। देखो अब इसका देखो वाइल क्रैशिंग द एक्टिविटीज, देखो ये वाली जो नॉर्मल अब हमारा चल रहा है। ठीक है, while crashing the activity we shall first select the critical activity which has a minimum cost slope। तो देखो क्रैशिंग के लिए आपको पता चलेगा जब भी आपको कोई भी आपको एक्टिविटी क्रैश करनी होती है, आपको 2 रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 2 रिक्वायरमेंट का फॉलो करना है। कौन से, एक तो क्रिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है ना, एक आपको क्रिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और उसके बाद होनी चाहिए मिनिमम कॉस्ट स्लोप होनी चाहिए। देखो एक तो वो ऐसे क्रिटिकल होनी चाहिए, क्रिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और एक मिनिमम कॉस्ट स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब देखते हैं फॉर द प्रेजेंट केस क्रिटिकल एक्टिविटी 2 3 हैज अ मिनिमम कॉस्ट स्लोप ऑफ 1500 पर वीक। देखो वैसे तो 1200 है, लेकिन जो 2 4 है ना एक्टिविटी वो क्रिटिकल नहीं है ना, क्रिटिकल पाथ पे तो नहीं आ रही ना, क्रिटिकल एक्टिविटी तो नहीं है ना, तो आप 1200 नहीं लोगे। आप ये अब इनमें से तीनों में से देखोगे सबसे मिनिमम कौन सी है 1500,
कौन सी एक्टिविटी 2-3, ठीक है, और वो आती है आपकी क्रिटिकल में, तो आपने ऐसे 2-3 आपने ले ली, ठीक है। अब हम इसको क्रैश करेंगे, ठीक है। इट्स क्रैश पीरियड इज 2 वीक्स, तो इन्होंने कहा कि 2 वीक का आपका क्रैश पीरियड है, ठीक है। 2 वीक का आपका देखो यहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है, तो आपको 2 का कहा है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको देखो 2 दिन का आपका क्रैश है तो आपको 3 आ जाएगा, तो 3 वीक्स के आप इसको क्रैश कर सकते हो, ठीक है। क्रैश पीरियड आपको 2 है, मतलब 2 से आप कम नहीं कर सकते, तो आप 5 से 2 पे जाओगे तो 3 वीक्स आप क्रैश कर सकते हो। However, crashing it by 3 weeks will affect non-critical activity 2-4 which is a float of only 2 weeks. देखो अब इसमें क्या बोलते हैं, देखो इसमें बोलते हैं कि अगर हम देखो 2-3 एक्टिविटी को हम 3 हफ्तों से हम क्रैश कर देते हैं, ठीक है। 3 से करोगे, देखो वैसे तो इसका 2 था, ठीक है, इसका 2 था ना, तो अब यहाँ पे 10 पे आती है, लेकिन ये एक्टिविटी तो देखो 11 तक तो जाएगी ना। फ्लोट तो चलो 2 हफ्तों का था, ठीक है, 2 हफ्ते 3 तो नहीं है ना, 3 हफ्तों का तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। लेकिन जब आपकी फ्लोट ही आपका 2 दिन का है, आप 2 दिन पे आगे पीछे कर सकते हो, तो सिर्फ आप 2 दिन कम कर सकते हो। लेकिन आपका यहाँ पे क्या आ रहा था, क्रैश टाइम आपका, देखो क्रैश एक्टिविटी आप कब से कर सकते हो, 3 वीक से कर सकते हो। पर अब हम देखो इसको देखते हो कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो फिर खत्म ही नहीं होगी, ये तो ऐसी उलझ जाएगी कहीं पे। तो उसको देखते हैं हम सिर्फ 2 हफ्तों का करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम करेंगे, देखो लेट अस रिस्ट्रिक्ट द क्रैशिंग ऑफ 2-3 एक्टिविटी बाय 2 वीक्स ओनली इन द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट स्टेज पे हम सिर्फ 2 हफ्तों से करेंगे, ठीक है। बस इसको देखते हुए 2-4 को देखते हुए, ठीक है, 2-4 को देखते हुए। तो अब देखो न्यू ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, देखो 13 दिन में आपका पूरा हो रहा था प्रोजेक्ट, आपने यहाँ पे निकाली ना ड्यूरेशन, देखो 13, तो आपने ऐसे 13 निकाली, तो यहाँ 13 माइनस 2 कर दिया हमने, 2 हफ्ते कम कर दिया, तो 11 वीक। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या हो जाएगी, देखो हमने इसकी क्या थी, एक्टिविटी 2-3 की कॉस्ट ऑफ क्या थी, देखो 1500, या 1500 पर वीक, हमने करा 2 वीक, तो 1500 इंटू 2 आपका देखो 3000 आ गया। इजी है ना क्वेश्चन, बहुत ही, मतलब कि यार बहुत इजी है यार ये क्वेश्चन, मतलब कि मैं इतना इजीली आपको समझा रहा हूँ, तो इससे इजी आपको कोई समझा नहीं सकता ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है देखो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ 11 वीक। अब देखो 13 की तो आपने यहाँ पे डाल दी थी, ठीक है, 13 की तो आप कैसे बन गई थी, अब 11 की होगी, तो मतलब थोड़ा सा डला ना इसमें पैसा यार। 11 की करिए तो आपने क्रैश जो टाइम निकाला, रिसोर्सेज डाल लिया, तो उसमें पैसा तो लगेगा ना, रिसोर्सेज अगर आपने थोड़े से करे हैं, तो वो बस ये वाला टाइम आपको प्रीवियस में ऐड कर देना है, ठीक है, मतलब पैसे आपको प्रीवियस में ऐड कर देना है। तो ये 3000 आपने ऐसे ऐड कर दिया 15,600 में, तो आपका 18,600 आ गया। इससे पता चलता है कि जब आपका 11 वीक का काम होगा तो आपका देखो डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी आती है 18,600 आती है, ठीक है। अब देखो इससे ये वाला डायग्राम बन जाएगा, ये डायग्राम आपको बनाते जाने हैं, ठीक है। टाइम स्केल आपको ये सब बनाते जाने हैं, जैसे हमने टाइम स्केल वर्जन है ना, ये सारे आपको ये बनाते जाने हैं एक एक स्टेज के बाद। तो देखो अब आपने ऐसे कर दिया, देखो अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, देखो अब यहाँ से आपके दो कट जाए, ठीक है, 2 हफ्ते हमने यहाँ से काटे और यहाँ से भी 2 कट गए, तो देखो 3 ब्रैकेट में 2 आ गया, ठीक है। अभी भी 1 रहता है वैसे यहाँ पे, है ना, 1 हफ्ते से अभी हम और क्रैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। देखो यहाँ पे मैक्सिमम ये नहीं हुआ, टाइम मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे हो गया, तो अब देखो ये भी क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है, सारा क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। अब आपकी ये वाली क्रिटिकल पाथ है वाली, ये जो थी हमारी रिक्वायरमेंट, ये कट हो जाती है, अब सिर्फ मिनिमम कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आता है सेकंड स्टेज क्रैशिंग में। देखो अब मैंने यहाँ पे ज्यादा चीजें लिखी हुई, तो अब आप सुनोगे वो चीजें क्या है। देखो अब मैं कहता हूँ सेकंड स्टेज क्रैशिंग, अब सेकंड स्टेज में आपको क्रैश करना है, लेकिन अब आपकी देखो एक्टिविटी आप देखो कौन सी कर सकते हो, अब आप पर है। देखो अब आप देखो या तो 1-2 कर सकते हो, नॉर्मली आप 1-2 कर सकते हो, ठीक है, अब इसको क्रैश कर सकते हो। लेकिन जब आप 2-3 या फिर 3-4 पे आना, तो वो हमारे ये क्रिटिकल पाथ ये भी हिला देगा, ये 2-4 भी हिला देगा, तो आपको ये साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा, ये साइमल्टेनियसली मतलब ये कॉन्करेंटली चलना पड़ेगा आपको। या तो अगर आप 2-3 क्रैश कराओगे तो आपको 2-4 भी साथ में क्रैश कराना पड़ेगा, अगर आप 3-4 कराते हो तो आपको 2-4 भी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे कॉन्करेंटली देखो आपको ऐसे साइमल्टेनियसली चलेगा। तो कैसे, देखो अब आपके 3 स्टेप्स बन जाते हैं इसमें। देखो आता है क्रैशिंग एक्टिविटीज 2-3 एंड 2-4, तो 2-3 और 2-4 को अगर हम क्रैश करते हैं तो आपकी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ क्या आएगी, देखो 1500 की 2-3 की और 2-4 की आपकी 1200 थी, ठीक है। 1500 पर 12 तो आपकी क्या होगी 2700 पर वीक, ठीक है, 2700 पर वीक आपकी क्रैशिंग कॉस्ट बनती है, ठीक है। अब आगे देखो कॉस्ट ऑफ, अब इसकी आती है देखो क्रैशिंग एक्टिविटी 3-4, अब 3-4 और 2-4 को हम कहते हैं कि अब हम करते हैं क्रैश। देखो अब आता है 3-4 और 2-4 को अगर हम करते हैं तो हैविंग कंबाइंड कॉस्ट ऑफ 2500 प्लस 1200, ठीक है, 2500 आपकी थी 3-4 की और 1200 आपकी 2-4 की जो थी, जो अभी हमने देखी थी। तो इसका आता है 3700 पर वीक, ठीक है, 3700 आपका आता है पर वीक आ जाता है, ठीक है। अब आपका ये आ गया, तो इससे तो ज्यादा हो गया, तो मतलब कि एक बार तो ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट जो हमारी बचती है 1-2 केस में। देखो क्रैशिंग एक्टिविटी 1-2 अलोन, तो ये 1-2 अलोन ही होगी ना, और तो इसमें कोई लग नहीं रहा। हैव ए कॉस्ट ऑफ ₹4,500 पर वीक, ठीक है, 4,500 पर वीक, सॉरी 4000 है ये, ठीक है, 500 नहीं आएगा, 4000 है पूरा, ठीक है, 4000 पर वीक है, ठीक है, 4000 पर वीक ऐसे आपका आ गया। तो मतलब आपको पता चलता है कि इसमें मिनिमम कौन सी, देखो क्रिटिकल तो सारी ही है, ठीक है, अब आपको मिनिमम कौन सा फर्स्ट है,
क्रैशिंग एक्टिविटी 2, 3 एंड 2, 4 कैसे 2700 से, ठीक है 2700 पर वीक है, ये 3700 है, 4000 है, तो सबसे कम हो गया 2700, तो हम इसको क्रैश कराएंगे, ठीक है। अब आपने इसको क्रैश करा दिया तो देखो कैसे होगा, सिर्फ एक हफ्ते से होगा क्रैश, ठीक है, सिर्फ एक हफ्ते से होगा, क्योंकि देखो 3 ये देखो एक हफ्ते से हो सकती थी, 2, 3 तुम्हारी एक हफ्ते से हो सकती, ये अभी 2 हफ्तों से हो सकती थी, लेकिन ये तो एक ही हफ्ते से हो सकती है, तो साइमल्टेनियसली चलेंगे तो एक ही हफ्ते से कर पाएंगे, तो हम इसको एक हफ्ते से कर देते हैं, ठीक है। तो देखो द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग 2, 3 एंड 2, 4 बाय 1 वीक क्या हो जाएगा, देखो 2700, ये पूरा 2700 इंटू 1, एक हफ्ते के पैसे लगे तो 2700 हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आपकी देखो क्या आ जाएगी, और ये ड्यूरेशन 10 वीक की हो जाएगी, ठीक है। पहले 11 की थी, 13 से हम 11 पे आए, 11 से एक हफ्ता कम करा तो 10 आ गया। देखो पिछली क्या थी आपकी 18,600 थी आपकी 11 हफ्तों के लिए, उसमें एक हफ्ता हमने कम करा लेकिन कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, तो आपका आ गया 2700 प्लस करा तो 21,300 आ गया, ठीक 21,300। तो और उसके बाद आपका देखो ये टाइम स्केल वर्जन कैसा बना आपका, देखो ये बना, देखो टू ब्रैकेट में भी 2 होगा, मतलब कि ये आपकी पूरी क्रैश हो चुकी है, अब आप इसको ज्यादा क्रैश और कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये आपको पूरे टाइम पर होगी है। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब 3, 4 और 2, 4 को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं ना, इसी में देखेंगे ना, ये वाली 3 चीजों में देखेंगे, अब हम इसमें आते हैं, क्योंकि ये तो 4000 है, 3700 है, ठीक है, तो 3700 तो अभी आपका कम है ना 4000 से, तो हम इसको देखते हैं, तो 3700 अगर हम देखें तो एक्टिविटी देखो कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग 2, 4 एंड 3, 4 बाय 1 वीक, तो देखो 6 और 5 मतलब कि ये आपके देखो एक ही वीक से हो सकते हैं, ठीक है, ये तो चलो आपकी 2 वीक से हो ही सकती थी 3, 4, लेकिन ये आपकी सिर्फ एक ही वीक से होती है, 5 से नीचे तो नहीं जा सकते, अगर आप 2 करते तो 4 आ जाती, तो 4 आपकी जा नहीं सकती 5 से, ठीक है, क्रैशिंग लिमिट आपकी एक्सीड कर जाती है, तो देखो कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग ऑफ 2, 4 एंड 3, 4 बाय 1 वीक हो जाती है, ठीक है। देखो इसकी ये वाली लाइन तो आप ये लिखोगे, ठीक है। देखो उसके बाद आपके 2, 4 एंड 3, 4 बाय 1 वीक करा तो इसका टोटल प्राइस देखो आपका क्या था 3700, तो एक हफ्ते से करी तो इंटू 1 करा तो 3700 ही वो आ गया 3700 आपका कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग। देखो अब आपका डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या आता है, देखो पूरा प्रोजेक्ट आपका 9 हफ्तों में हो गया, पहले आपका देखा 10 था, अब एक और कम करा 9, तो देखो इसमें 10 में तो आपकी थी 21,300, ठीक है, 21,300 में प्लस 3700 और ऐड हो गया तो 25,000 हो गया आपका 9 हफ्तों का रेट, ठीक है। 9 हफ्तों का आपका प्रोजेक्ट का पूरा आपका कॉस्ट आ गया आपकी 25,000, ठीक है। तो आप उसके बाद आपका देखो ये ऐसे बन जाता है कुछ, इसका आपका देखो अब इसके बाद ये चीज बन जाती है कैसे, ये भी हमारा पूरा हो गया, ठीक है, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता, अब इसे 3 से हम एक हफ्ता तो और हम इसको क्रैश करा ही नहीं सकते, ठीक है, ये नॉर्मल टाइम है, क्रैशिंग टाइम है, तो अब इससे हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको करते हो तो देखो ये बिगड़ जाएगा, ठीक है, 2, 4 बिगड़ जाएगा, तो अब कर नहीं सकते, तो अब सिर्फ क्या बचता हमारा 1, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कराया था, अब थर्ड में आ जाता है, ठीक है, क्रैशिंग एक्टिविटी 1, 2 अलोन। हम एक लौती अब ये करेंगे तो क्या होगी, एक्टिविटी 1, 2 इज द ओनली रिमेनिंग एक्टिविटी टू बी क्रैश, तो एक यही रहेगी है कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग 1, 2 बाय 2 ही, तो ये पूरे से हम कर सकते हैं, नॉर्मल टाइम को क्रैशिंग टाइम तक लेके जा सकते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो 4000 इंटू 2 करा तो 8000, और आपका आता है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर 7 वीक ड्यूरेशन आपकी देखो क्या आती है 25,000, तो देखो आपकी आई थी 9 हफ्तों के लिए, 9 हफ्तों के लिए आपकी देखो आई थी 25,000, माइनस 2 हफ्ते और कर दिया, तो 2 हफ्ते अगर आपने और माइनस करे तो 8,000 और रेट बढ़ गया, तो देखो 25,000 प्लस 8,000 33,000 आपकी ये पूरी कॉस्ट बन गई, ठीक है, पूरी, ठीक है। और यही हमारा लीज नेटवर्क, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन पर लेके जाऊं तो इन्होंने कहा था कि एंड द कॉस्ट ऑल्सो ड्रॉ द लीस्ट कॉस्ट नेटवर्क, ठीक है, तो लीस्ट कॉस्ट नेटवर्क आपका ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है। लीस्ट आपका कौन सा बनेगा, लीस्ट अभी हम देखते हैं, सॉरी अभी हम लीस्ट देखेंगे, ठीक है, लीस्ट अभी हम देखेंगे, तो देखो सबसे आता है ये आपका जो है 4 स्टेज क्रैशिंग हो गया, सारी क्रैशिंग होगी, ठीक है। अब आता है हम टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना वो हमें, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट निकालेंगे कैसे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज कंप्लीट बाय एडिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट एज शोन इन टेबल। टेबल पे देखो डायरेक्ट कॉस्ट भी होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहां से, तो देखो द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज एट द रेट ऑफ 2000 पर वीक, ये 2000 पर वीक अब यहाँ पे आता है, देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट 2000 पर वीक, ठीक है, समझ आ गया ना आपको कि हमने 2000 मैंने क्यों कहा था कि आप लास्ट पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आया था, ठीक है। अब देखो 13,000 सॉरी जो हमारे 13 हफ्ते देखो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपकी 13 हफ्ते 11, 10, 9, 7 ऐसे हमारी आई। अब डायरेक्ट कॉस्ट हमारी देखो सिंपल हमारी ऐसे ऐड होती गई थी हर एक की, जो हमारी यहाँ पे क्रैशिंग कॉस्ट जो हमारी बढ़ रही थी, कॉस्ट ऑफ बढ़ रही थी, तो वो ऐसे ऐड करते हुए सारे आपके ऐसे आ गई है। अब उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी ऐसे 13 इंटू 2000 26,000 आ गए, 11 इंटू 2000 22,000 आ गए, 10 इंटू 2000 20,000 आ गए, ऐसे आपके 9 और 7 का भी ऐसे हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अब आपने सबने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, और मैं इसको सबको ऐड कर दिया, तो अब आप देखोगे जो हमारा नॉर्मल है, अब आप इसको देखोगे, अब आप इसका डायग्राम को देखोगे, इस टेबल को देखोगे, जो हमारा 13 का जो नॉर्मल था वो हमारा 41,600 में कर रहा था, मतलब कि 41,600 में हमारा ये टोटल कॉस्ट पड़ी थी प्रोजेक्ट की, कैसा भी हो सकता है प्रोजेक्ट, ठीक है। और हमारे 11th पे आते हैं, 11th पे आते हैं तो 40,600 पे हमारा हो जाता है, तो मतलब कि यार हमने रिसोर्सेज लगा के भी हमने सस्ते में कर दिया,
ठीक है, बस यही फर्क पड़ता है। देखा कॉस्ट मॉडल में देखो पैसे की बात ऐसी होती है। अब आप जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो जब आप प्रोजेक्ट में डलोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप रिसोर्सेज लगा के भी पैसे कम कर सकते हो पूरे प्रोजेक्ट के। तो देखो 10 में करोगे तो 10 में थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, इससे महंगा पड़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट से आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 9 पे था वो तो सबसे ज्यादा ही लग जाएगा, ठीक है, मतलब इनके कंपेयरिंग में सबसे ज्यादा हो गया 43,000। और जो हमारा 7, अगर आप 7 हफ्तों में करते हो तो 13 हफ्तों को यार 7 हफ्तों में करो तो महंगा तो पड़ेगा ही, तो आपका देखो 47,000 होता है। देखो अगर आपको कोई कह दे कि यार कोई गलती से या फिर आपको ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाए, ठीक है ना, मतलब एसडीओ वगैरह के कह देते हैं ना कि यार जल्दी करो, तो फिर आपका ये देखो रिसोर्सेज ज्यादा डालने पड़ेंगे, तो आपका ऐसे कॉस्ट बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है, तो सब डिपेंड करता है। देखो अब लास्ट में आपको बनाना है ड्यूरेशन कॉस्ट कर्व। तो ऐसे ड्यूरेशन कॉस्ट कर्व वैसे बनता है, देखो सबसे ऊपर आता है टोटल कॉस्ट कर्व की आपकी ऐसी लाइन आ जाएगी, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जो जो हमने लिखा है, टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आपने बना लिया एक तरफ कॉस्ट और एक तरफ ड्यूरेशन, ठीक है। फिर आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट कर्व की एक लाइन आ जाएगी, देखो ये तो लीनियरली आएगी क्योंकि 2-2 हजार से आपको मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे 2-2 हजार से अब लीनियरली आ गई। और आपकी आ गई डायरेक्ट कॉस्ट कर्व आ गई, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट कर्व की आप लाइन आ गई ऐसे। तो अब देख लो आप इसमें पता चलता है ऑप्टिमम कॉस्ट, देखो यहाँ पे क्या आती है 40,600, जो हमने यहाँ निकाली थी 40,600, मैंने कहा था नहीं परफेक्ट है पूरी, तो ये हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट हमने ऐसे दिखा दिया। और ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या होती है 11 हफ्ते हो जाती है, ठीक है, सॉरी 11 दिन है, ये दिनों में बात हो रही है ना, नहीं पर वीक पे बात हो रही है। चलिए हमारी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे वीक्स होने चाहिए थे। देखो ऑप्टिमम ड्यूरेशन यहाँ पे 11 हफ्ते में होगी, ठीक है। ये आपका देखो पूरा यहाँ पे सीपीएम खत्म होता है, ठीक है। अब आपका कुछ भी सीपीएम का नहीं रहा, ठीक है, अब मतलब सीपीएम पर्ट आपका सारा खत्म हो गया। देखो मैंने तो इसी से हमारा खत्म होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल सीपीएम एंड पर्ट फुल कोर्स अंडर 2 आवर्स। तो मेरे ख्याल से अगर आपने पूरी वीडियो 2 घंटे की देखी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके फुल मार्क्स लेने में। तो देखो मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो अगर आपको 10% भी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों और कमेंट करके जरूर बताना कि कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इस वीडियो में, कुछ मैंने गलत बता दिया, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में आने वाली में इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।